अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ पाए आमना शाह। लिसनर्स, आज मैं आपको मलिक सफदर हयात की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुना रही हूँ। तो आइए सुनते हैं। इस रोज सूरज गोया सवाने से पर उतर आया था। चारों तरफ चिलचिलाती धूप फैली हुई थी। दिन के आगाज ही से आसमान ने आग बरसाना शुरू कर दी थी। जमीन तपकर तांबा बन चुकी थी। हवा भी सुबह से बंद थी। हफ्स और घुटन ने हर जीरू का नाक में दम कर रखा था। आज मैं खासी देर से थाने पहुंचा था। गुज़िश्ता 2 रोज से मेरी बड़ी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी। मौसमी बुखार ने उसे अपने शिकंजे में जकड़ रखा था। ताखिर से ड्यूटी पर पहुंचने का सबब भी यही था। मैंने जिस वक्त थाने में कदम रखा, घड़ी 11 बजा रही थी। थाने का पूरा अमला हाजिर था और अपने फराइज पूरी तनदही से अंजाम दे रहा था। मैं पसीने में शराबूर अपने कमरे में आ गया। थोड़ी ही देर के बाद एक कांस्टेबल ने मटके में से ठंडे पानी का एक गिलास लाकर मेरी मेज पर रख दिया। फिर जाने से पहले छत वाले पंखे की रफ्तार बढ़ा दी और बाहर निकल गया। मैंने नीम तराज होकर कुर्सी की पुश्त से टेक लगा ली और आंखें बंद कर लीं। अभी पूरी तरह पसीना खुश्क भी नहीं हो पाया था कि हवलदार करमदाद ने अंदर आकर इतला दी, मलिक साहब, इधर साथ वाले महल्ले में एक औरत जलकर मर गई है। ये कब की बात है? मैं संभल कर बैठ गया। हमें थोड़ी देर पहले पता चला है जनाब, उसने बताया। इतला देने वाला बंदा बाहर बरामदे में बैठा हुआ है। मैंने कहा, कोई कार्रवाई हुई है? बस आपका इंतजार था जनाब। मैंने बाहर बैठे हुए बंदे को अंदर बुला लिया। वो 30-35 साल का एक स्याहरू शख्स था। इसने अपना नाम सुजावल बताया। आग इसके पड़ोस वाले घर में लगी थी। मैंने इससे 2-4 ज़रूरी सवालात किए और हवलदार करमदाद को साथ लेकर जाए वकुआ पर पहुंच गया। आग घर के बावर्ची खाने में लगी थी और जल मरने वाली औरत का नाम राहत था। इस वक्त तक महल्ले वालों ने आग पर काबू पा लिया था और राहत की सोख्ता लाश घर के सहन में चादर से ढकी रखी थी। मैंने चादर उठाकर देखा तो एक झुरझुरी लेकर रह गया। मुतवफ़ी राहत का पूरा बदन सीख कबाब की तरह भुन चुका था। खास तौर पर उसके चेहरे की बुरी हालत थी। वो इस कदर मस्क हो चुका था कि देखकर खौफ आता था। मैंने करियाउल मंजर लाश को ढक दिया और घूम फिर कर मकान का जायजा लेने लगा। वो 5 मरले यानी तकरीबन 100 गज पर बना हुआ एक दरमियाने दर्जे का मकान था। मकान के पिछले हिस्से में 12 ज़रब 10 के 2 एक जैसे कमरे बने हुए थे। इन कमरों से आगे 8 फीट का बरामदा था। फिर कच्चा सहन था। सहन की मगरबी दीवार के साथ एक कतार में बावर्ची खाना, बाथरूम और लैट्रीन बने हुए थे। सहन की मशरकी दीवार के साथ अनार और अमरूद के 2 पेड़ लगे हुए थे। मकान के अगले हिस्से में बैठक नुमा एक बड़ा कमरा था और उसके साथ ही ड्योढ़ी बनी हुई थी। मकान का रुख जुनूब की जानिब था। आग को सबसे पहले सजावल ही ने देखा था। वो राहत का हमसाया था और वकुआ के वक्त वो अपने घर की छत पर मौजूद था। सजावल एक आंख से काना था। उसने बहुत से कबूतर पाल रखे थे और दिन का बेशतर वक्त वो छत पर ही गुजारता था। उसने बताया, मैं हस्बे मामूल अपने कबूतरों को दाना डाल रहा था कि साथ वाले घर से मुझे धुआं उठता नजर आया। पहले तो मैंने इस तरफ कोई तवज्जो न दी, लेकिन जब वो धुआं बादलों की शक्ल इख्तियार कर गया तो मैंने मजबूरन अपने छत के किनारे पर जाकर दूसरे सहन में झांका और मैं सकते में रह गया। पूरा बावर्ची खाना आग की लपेट में था। मैंने नीचे गली में आकर वहां मौजूद लोगों को सूरत हाल से आगाह किया। घर का बैरूनी दरवाज़ा खुला हुआ था। कई अफराद एक साथ घर में दाखिल हुए। मैं भी इनमें शामिल था। बड़ी मुश्किलों से हमने आग पर काबू पाया। बावर्ची खाने का दरवाज़ा बाहर से बंद था। हमने इसे तोड़कर राहत की जली हुई लाश को बाहर निकाला। फिर मैं आपको इतला देने रवाना हो गया थाने। सजावल ने मुख्तसर बयान में कई सनसनीखेज इंकशाफात किए थे। मैं बैक वक्त कई जावियों से सोच रहा था। ये ना तो इत्तेफाकिया आतिशज़दगी का वाक़या था और न ही खुदकुशी का केस दिखाई देता था। अगर इत्तेफाक से आग लगी होती तो राहत खामोशी से जान न दे देती। ऐसी सूरत में इंसान चीख पुकार करता है। वो खुद को आग से बचाने के लिए भाग दौड़ करता है। दूसरा इम्कान खुदकुशी का हो सकता है। मगर सवाल ये पैदा होता था कि अगर वाकई राहत ने खुदकुशी के इरादे से
خود کو سپرد آتش کیا تھا، تو پھر باورچی خانے کا دروازہ باہر سے بند کیسے ہو گیا؟ سجاول اور دیگر محلے والوں نے مجھے بتایا کہ باورچی خانے کے دروازے کو باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ یہ اتفاقی حادثے یا خودکشی سے زیادہ مجھے قتل کا کیس نظر آ رہا تھا۔ میں نے چائے وقوع کا نقشہ تیار کیا اور ابتدائی کارروائی نمٹانے کے بعد موقع پر موجود افراد کے بیانات کا سلسلہ شروع کیا۔ ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ جس وقت باورچی خانہ آگ کی لپیٹ میں تھا، اس وقت متوفی راحت کے سوا گھر میں اور کوئی فرد موجود نہیں تھا۔ میری نظر میں موقع کے گواہوں میں سجاول سب سے زیادہ اہم تھا۔ میں نے اس کا بیان بعد میں لینے کا فیصلہ کیا۔ صحن میں انسانی گوشت کی سڑان چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ وہاں پر کھڑے رہنا محال ہو رہا تھا۔ میں نے ناک پر رومال رکھ لیا اور بیٹھک میں آ بیٹھا، پھر بیانات لینے لگا۔ بیشتر افراد کا بیان ملتا جلتا تھا، جس میں میرے لیے کوئی خاص بات نہیں تھی۔ ان کے بیان کے مطابق اس گھر میں صرف 3 افراد رہتے تھے: راحت، اس کی بوڑھی ساس اور کرایہ دار ماسٹر یونس۔ راحت کی ساس فضل بی بی نے ماسٹر یونس کو اپنے گھر کی بیٹھک کرائے پر دے رکھی تھی، جو وہنڈو کا رہنے والا تھا اور یہاں کپڑے کے ایک کارخانے میں ملازمت کرتا تھا۔ راحت کا شوہر سکندر علی گزشتہ 3 سال سے نوکری کے سلسلے میں مڈل ایسٹ میں مقیم تھا۔ وہ شادی کے 2 ماہ بعد ہی بیرون ملک چلا گیا تھا اور ابھی 2 روز پیشتر ہی واپس وطن لوٹا تھا۔ معمر فضل بی بی اور اس کے بیٹے سکندر علی کی غیر موجودگی کے بارے میں کسی نے کوئی یقینی بات نہیں بتائی، تاہم ایک شخص نے خیال ظاہر کیا تھا کہ ممکن ہے سکندر اپنی بوڑھی ماں کو اسپتال لے گیا ہو۔ فضل بی بی کو آنکھوں کی تکلیف تھی۔ اس کے بعد میں نے سجاول کو اندر بلا لیا۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ سجاول، جانتے ہو کہ حقائق کو چھپانے اور غلط بیانی کرنے کی سزا کیا ہوتی ہے؟ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا سرکار۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ تم نے جو بیان دیا ہے، اس میں کتنے فیصد سچ ہے؟ کوتر: 101% سچ جناب۔ کیا تمہیں معلوم تھا کہ راحت آج گھر میں اکیلی تھی؟ نہیں سرکار، اس نے جواب دیا۔ میں دوسروں کے معاملات میں دخل نہیں دیتا جی۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ راحت کا گھر والا سکندر علی کچھ دن پہلے ہی گھر آیا ہے۔ آہو جی، وہ پچھلی جمعرات کو ہی آیا ہے۔ سکندر علی کیسا شخص ہے؟ سجاول نے الجھن آمیز نظر، اس کی ایک آنکھ کا چراغ گل ہو چکا تھا، اس سے میری جانب دیکھا اور کہا، آپ کا کیا مطلب ہے جناب؟ میں نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، سکندر 3 سال کے بعد واپس گھر آیا ہے۔ اس سے پہلے تو وہ یہیں رہتا تھا۔ تم نے مجھے بتایا تھا کہ تم عرصہ دراز سے اس محلے میں رہ رہے ہو۔ بیرون ملک جانے سے پہلے تمہارا سکندر سے خاصا میل جول رہا ہوگا۔ آخر وہ تمہارا پڑوسی ہے۔ تم نے اسے کیسا پایا ہے؟ ٹھیک ٹھاک بندہ ہے جناب، اس نے پر اعتماد انداز میں کہا۔ پھر تو تمہیں یہ بھی پتہ ہوگا کہ آج وہ کدھر گیا ہے؟ نہیں سرکار، وہ بولا، سکندر علی میرے بیدار ہونے سے پہلے ہی کہیں نکل گیا تھا۔ آج میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، ہاں یاد آیا، کل وہ کہہ رہا تھا کہ اماں کو آنکھوں کے اسپتال لے کے جانا ہے۔ ہو سکتا ہے جی وہ ادھر ہی چلا گیا ہو۔ میں نے پوچھا، سجاول تم سکندر علی کے پڑوسی ہو، تمہارے گھر کی دیوار اس کے گھر سے ملی ہوئی ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ دیوار اتنی اونچی بھی نہیں، پھر تم کبوتروں کے چکر میں دن بھر چھت پر چکراتے بھی رہتے ہو، تمہاری تو اس گھر کے معاملات پر گہری نظر ہوگی۔ توبہ میری توبہ، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، سرکار گناہ گار نہ کریں، میں اپنے یار کے گھر پر نظر کیسے رکھ سکتا ہوں؟ اوئے توبہ کے گھوڑے، حوالدار نے اسے ایک جھٹکا دیا۔ ملک صاحب کی بات کا ایسا ویسا مطلب مت نکال، وہ غلط نظر کی بات نہیں کر رہے۔ میں تو یہی مطلب سمجھا تھا مائی باپ۔ میں نے کہا، تم سکندر علی کو اپنا دوست کہہ رہے ہو، اس رشتے سے مننے والی تمہاری بھرجائی ہوئی کوئی بھرجائی پر بھی غلط نظر رکھتا ہے؟ معاف کر دیں سرکار، مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ عاجزانہ لہجے میں بولا، میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا تھا۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولا، ویسے آپ فکر نہ کریں، میں نے اپنے یار کی غیر حاضری میں اس کے گھر کا پورا خیال رکھا ہے اور آتی سکندر علی کو سب کچھ بتا بھی دیا ہے۔
और क्या बुझारते डाल रहे हो, खुलकर बताओ, मैंने डांट कर कहा। क्या सब कुछ बता दिया है तुमने सिकंदर को? वो जी दोस्त की इज्जत का सवाल है सजावल, सारी बात सच सच बता दो, वरना मैं सख्ती से पेश आऊँगा। मलिक साहब, इसे थाने ले चलें, हवलदार ने इसे एक धक्का देते हुए कहा। ये शराफत की ज़बान नहीं समझेगा। जनाब, आप खामखा गुस्सा क्यों दिखा रहे हैं? मैंने क्या जुर्म किया है? जुर्म थाने जाकर मालूम हो जाएगा, मैंने गुस्से से कहा। ओए चल, आगे लग। वो घिघियाने लगा। सरकार में खतावार नहीं हूँ, मैंने तो दोस्त के भले के लिए सारी बात बताई थी, वही बात तो हम भी पूछ रहे हैं। वो नीम रजामंद लहजे में बोला। पर आप सिकंदर को कुछ नहीं बताएंगे सरकार। ओए, हम तेरी बेबे के नौकर हैं, हवलदार ने से एक तमाचा रसीद करते हुए कहा। सीधी तरह बयान लिखवा, नहीं तो थाने चल, मैंने तसल्लियामेज़ लहजे में कहा। तुम फिक्र न करो, हम सिकंदर अली को कुछ नहीं बताएंगे, सारी बात पर्दे में रहेगी। मेरे हौसला दिलाने पर उसने कहना शुरू किया था। थानेदार साहब, मैंने कई बार खाला फजल बीवी से कहा था कि वो मास्टर यूनुस को घर में न रखे, वो अच्छा आदमी नहीं है। मैंने बारहा महसूस किया था कि वो राहत को बड़ी मशकूक नज़रों से देखता था, लेकिन खाला ने मेरी किसी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। रफ्ता रफ्ता मैंने भी कहना छोड़ दिया, ताहम मैंने मामलात पर गहरी नज़र रखी। मेरा यार मुल्क से बाहर परदेश में था और इसके घर में कोई और ही खेल खेला जा रहा था। मुझे यकीन हो गया कि भरजाई राहत भी मास्टर यूनुस की तरफ माइल होती जा रही है। मैं अंदर ही अंदर कुड़ता रहता था, मगर बेबस था, कुछ नहीं कर सकता था। खाला मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। मैं इंतज़ार के सिवा क्या कर सकता था? सो मैं सिकंदर के वापिस आने का इंतज़ार करने लगा। मैंने कई बार सोचा कि बराह रास्त मास्टर यूनुस से बात करूं, मगर फिर हिम्मत ना हुई। खाला पूरी तरह उसकी तरफदारी करती थी। मास्टर यूनुस ने उसे पूरी तरह अपना गिरविता बना रखा था। वो इसके खिलाफ कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। तुम्हारा मतलब है कि सिकंदर की माँ भी राहत और यूनुस के ताल्लुकात से वाकिफ थी? मैंने इसकी बात काटते हुए कहा, और जानबूझकर इन्हें मौका दे रही थी? नहीं जनाब, ये बात नहीं थी, वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बोला। इसके फरिश्तों को भी पता नहीं था कि इस चार दीवारी में कौन सा खेल खेला जा रहा था। तुम्हारा फर्ज बनता था कि अपने दोस्त की माँ को सूरत हाल की संगीनी से आगाह करते। मैंने पूरी कोशिश की थी जनाब, वो रोहा से लहजे में बोला, मगर उल्टा उसने मुझे झिड़क दिया था और सख्ती से तंबीह की थी कि मैं अपने काम से काम रखूं और दूसरों की टोह में न रहूं। फिर तुमने क्या किया? मुझे सिकंदर अली का इंतज़ार था, यकजश्म सजावल ने बताया। जैसे ही सिकंदर अली वापस आया, मैंने उसे सूरत हाल से आगाह कर दिया। उसका रद्द अमल क्या था? वो मेरी बात सुनते ही मुश्तइल हो गया था, सजावल ने कहा। मगर मैंने जब उसे तफसील बताई तो बात उसकी समझ में आ गई। दरअसल सिकंदर मास्टर यूनुस से वाकिफ नहीं था। इसके बैरून मुल्क जाने के बाद वो किराएदार की हैसियत से यहाँ आया था। मैंने सोचा, अगर सजावल गलत बयानी से काम नहीं ले रहा तो फिर ये बात ज़रूरी थी कि सिकंदर अपनी बीवी से इस सिलसिले में इस्तफसार करता, और अगर वाकई राहत का मास्टर यूनुस से कोई ताल्लुक था तो फिर हंगामा होना ज़रूरी था। मैंने सजावल से पूछा, इसके बाद सिकंदर ने तुमसे इस सिलसिले में कोई बात की थी? नहीं जनाब, वो कुछ पूछ सा गया था, सजावल ने जवाब दिया। गुज़िश्ता रात दोनों मियाँ बीवी के दरमियान खासा झगड़ा भी हुआ था। मैंने चौंक कर उसकी जानिब देखा। तुम्हें इनके झगड़े के बारे में कैसे पता चला? तुम तो कह रहे हो कि आज तुम्हारी सिकंदर से मुलाकात ही नहीं हुई। मैंने कोई झूठ नहीं बोला हुजूर, वो पुरएतमाद लहजे में बोला। इस बारे में मेरी सिकंदर से कोई बात नहीं हुई, वो तो मैंने रात इनके झगड़े की आवाज़ें सुनी थीं। इसकी बात में वज़न था। इन दोनों के घरों की दरमियानी दीवार इतनी नीची थी कि इधर उधर की बातें बआसानी सुनी जा सकती थीं, और फिर झगड़े की सूरत में तो इस बात के इम्कानात कुछ ज़्यादा ही थे। तुम बता सकते हो कि वो किस बात पर झगड़ा कर रहे थे? नहीं जनाब, मैं कोई यकीनी बात तो नहीं कर सकता, मगर मेरा ख्याल है कि हाँ हाँ कहो, तुम्हारा क्या ख्याल है? वो जी गैरतमंद मर्द के लिए तो डूब मरने का मकाम है ना जी, कि उसकी बीवी। वो अपनी बात अधूरी छोड़कर खामोश हो गया। मैं बखूबी समझ रहा था कि वो क्या कहना चाह रहा था। मैंने दूसरे अंदाज में सवाल किया, मास्टर यूनुस कौन से कारखाने में काम करता है? उसने एक टेक्सटाइल मिल का नाम बताया। मैंने पूछा, इसे मास्टर क्यों कहते हैं?
کیا وہ کسی اسکول وغیرہ میں بھی پڑھاتا ہے؟ سجاول نے بتایا، یونس کسی اسکول میں نہیں پڑھا تھا، بلکہ وہ کارخانے میں تانا ماسٹر ہے، اسی وجہ سے لوگ اسے ماسٹر یونس کہتے ہیں۔ میں نے اچانک سوال کیا، سجاول ذرا سوچ کر بتاؤ، راحت کو کس نے قتل کیا ہے؟ جی قتل؟ اس کا رنگ سرسوں کی طرح زرد نظر آنے لگا۔ ہاں قتل، میں نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا، راحت کو قتل کیا گیا ہے، اور تم مجھے بتاؤ کہ ایسا کون کر سکتا ہے؟ میں کیا بتا سکتا ہوں جناب، وہ خوفزدہ انداز میں بولا، میں کچھ نہیں جانتا۔ تم بہت کچھ جانتے ہو، میں نے کہا، تم نے مجھے بتایا کہ جب تم لوگ راحت کے گھر میں داخل ہوئے تھے تو باورچی خانے کے دروازے کو باہر سے ایک کنڈی لگی ہوئی تھی۔ جی، میں تو خود حیران تھا کہ کنڈی باہر سے کیسے لگ گئی۔ راحت گھر میں اکیلی تھی، وہ باورچی خانے میں بند ہو کر باہر سے کنڈی نہیں لگا سکتی تھی۔ میں نے کہا، یقیناً اسے اندر بند کیا گیا تھا، اور وہ بھی موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد، ورنہ اگر وہ زندہ ہوتی اور اس کے کپڑوں میں آگ بھڑک جاتی تو وہ چیختی چلاتی اپنی جان بچانے کی کوشش کرتی۔ کیا تم نے اس کی چیخنے کی آواز سنی تھی؟ نہیں جناب، میں نے تو ایسی کوئی آواز نہیں سنی تھی۔ تم سن بھی نہیں سکتے تھے، تم تو کیا کوئی بھی نہیں سن سکتا تھا، میں نے اس کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے کہا۔ وہ اس قابل ہی کہاں تھی کہ چیختی چلاتی، اسے پہلے موت کی نیند سلا دیا گیا، پھر باورچی خانے میں ڈال کر اس پر مٹی کا تیل چھڑکا گیا، باورچی خانے کے لکڑی کے دروازے پر بھی تیل چھڑکا گیا، پھر اندر موجود دوسری اشیاء پر بھی تیل چھڑکا گیا، اس کے بعد راحت کی لاش کو آگ لگا کر دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا۔ قاتل سے اتنی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں کہ ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ راحت نے نہ تو خودکشی کی ہے اور نہ ہی وہ اتفاقی حادثے کا شکار ہوئی ہے، بلکہ اسے دیدہ و دانستہ قتل کیا گیا ہے۔ میں نے ایک لمحے کو رک کر سجاول کی آنکھوں میں جھانکا، اس کے چہرے پر خوف کے گہرے سائے لہرا رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا ہے۔ میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، قاتل جو کوئی بھی ہے، اس کا تعلق اسی گھر سے ہے یا پھر کوئی ایسا شخص جو بآسانی اس گھر میں آ جا سکتا ہو۔ وہ تھر تھر کانپنے لگا، مائی باپ، مجھے تو کچھ پتہ نہیں، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ میں نے کب کہا ہے کہ قتل تم نہیں کیا ہے؟ حوالدار نے اسے ایک جھاپڑ رسید کرتے ہوئے کہا۔ تم اس شخص کی نشاندہی کرو گے؟ وہ باقاعدہ رونے لگا۔ مجھے معاف کر دیں جناب، پھر وہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، میں بھی کتنا جھلا ہوں کہ فوراً اطلاع دینے تھانے جا پہنچا۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ تھانے کچہری سے دور ہی رہنا چاہیے۔ میری شامت آئی تھی کہ نیکی سوجھی، اب پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی اس مصیبت سے۔ اسے ہتھکڑی لگا لو، میں نے حوالدار سے کہا۔ وہ زار و قطار رونے لگا، تاہم حوالدار کے 2-4 تھپڑ کھانے کے بعد اس نے گرفتاری دے دی۔ مجھے یقین تھا کہ اگر اس نے قتل نہیں بھی کیا تھا تو اس قتل کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتا تھا۔ اتنی دیر میں پتہ چلا کہ سکندر علی اور اس کی والدہ واپس آ گئے ہیں۔ انہیں گھر پہنچنے سے پہلے ہی اس سانحے کی اطلاع مل چکی تھی۔ انہوں نے آتے ہی واویلا شروع کر دیا۔ سکندر علی کی حالت خاصی خراب ہو رہی تھی، فضل بی بی تو باقاعدہ رو رہی تھی۔ ان کی حالت ذرا سنبھلی تو میں نے باری باری ان کا بیان قلم بند کیا۔ دونوں کا بیان تقریباً ایک جیسا تھا۔ وہ دونوں آج صبح تقریباً 7 بجے گھر سے نکلے تھے۔ سکندر علی اپنی ماں فضل بی بی کو آنکھوں کے اسپتال لے گیا تھا اور ابھی ابھی وہ دونوں واپس آئے تھے۔ راحت کو پیش آنے والے حادثے کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ میں نے سکندر علی کو کمرے سے باہر نکال دیا اور تنہائی میں فضل بی بی سے سوالات کرنے لگا۔ فضل بی بی، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم نے اپنے بیٹے کی غیر موجودگی میں اپنے گھر کی بیٹھک کسی کو کرائے پہ دے رکھی تھی۔ جی ہاں جناب، اس نے جواب دیا، ماسٹر یونس میرا کرایہ دار ہے۔ وہ اس وقت کہاں ہے؟ صبح تو کارخانے گیا تھا، وہیں ہوگا۔ اس کے کارخانے کا نام کیا ہے؟ فضل بی بی کے جواب نے سجاول کے بیان کی تصدیق کر دی۔ میں نے پوچھا، وہ چھٹی کے بعد کب تک گھر آ جاتا ہے؟ عام طور پر 5 بجے تک آ جاتا ہے، پر آج نہیں آئے گا۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ آج ہفتے کا دن ہے، فضل بی بی نے بتایا، کل اتوار کی چھٹی ہے۔ ہفتے کے روز وہ کارخانے سے چھٹی کرنے کے بعد سیدھا اپنے پنڈ چلا جاتا ہے، چھٹی کا دن وہیں گزارا کرتا ہے۔ میں نے پوچھا،
इसका मतलब है कि वो कल शाम तक यहाँ आएगा? नहीं जनाब, वो कल तो नहीं आएगा, वो कुछ सोचकर बोली। वो सोमवार को वाहिंडू से सीधा कारखाने चला जाता है। यहाँ तो अब वो परसों शाम को ही आएगा। मैंने सवाल किया। फजल बीबी, अच्छी तरह सोचकर बताओ, आज सुबह तुम अपने बेटे के साथ घर से निकली तो उस वक्त मास्टर यूनुस घर में ही था या कारखाने जा चुका था? मुझे अच्छी तरह याद है जनाब, वो हमारे निकलने से कुछ देर पहले ही चला गया था। तुम आंखों के कौन से अस्पताल गई थी? सिकंदर अली मुझे डसका ले गया था। चीमा के अस्पताल जी। मैंने ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में सवाल किया। राहत का तुम्हारे साथ कैसा सलूक था? उसने सवालिया नज़र से मेरी जानिब देखा। मैंने कहा कि मेरा मतलब है तुम दोनों की आपस में कोई नाराज़गी तो नहीं थी? नहीं जी, वो कानों को हाथ लगाते हुए बोली। अल्लाह माफ़ करे जी, मैं तो इसे अपनी बेटी समझती थी। थानेदार साहब, वो भी मेरी बहुत इज्जत करती थी। हमारे दरमियान आज तक कोई मामूली सा झगड़ा भी नहीं हुआ जनाब। फजल बीबी, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, जिन लोगों ने मौके पर पहुंचकर राहत को बावर्ची खाने से निकाला है, इनका कहना है कि जब वो वहां पहुंचे तो बावर्ची खाने का दरवाज़ा बाहर से बंद था। इसका साफ मतलब यही है कि किसी ने इसे बाहर से ही बंद कर दिया था। तुम्हारे ख्याल में ऐसा कौन कर सकता है? ये तो अजीब बात बताई है आपने। वो उल्टा सवालिया नजरों से मुझे देखने लगी। फजल बीबी, ये बात अजीब ही नहीं, बहुत तशवीशनाक भी है। मैंने बदस्तूर सपाट लहजे में कहा। तुम्हारी बहू को कत्ल किया गया है और कातिल तक तुम हमारी रहनुमाई करोगी? वो रूहां से लहजे में गोया हुई। मेरी तो मती मारी गई है। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं। रात को भला कौन कत्ल कर सकता है? अभी सुबह तो मैं इसे भली चंगी छोड़कर गई हूँ। फिर वो दो हथड़ सीने पे मारकर दुहाई देने वाले अंदाज में बोली, हाय वे मेरे यार रब्बा, ये क्या हो गया? मेरी जवान जहान बहू, मेरी बच्ची। मैंने तसल्लीआमेज़ लहजे में कहा, देखो फजल बीबी, मुझे तुमसे हमदर्दी है, मगर हम भी मजबूर हैं। आखिर कानूनी तकाजे भी तो पूरा करना है ना, पूछ परतीत तो करना ही पड़ती है। वो आंसू पोंछते हुए बोली, पूछें जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैंने दानिस्तान नर्म लहजा इख्तियार किया था ताकि इसे बहला फुसला कर कोई काम की बात उगलवा सकूं। सिकंदर अली और उसकी माँ की ज़ात अभी तक शक से पाक नहीं हुई थी। मैंने इनसे पूछा, फजल बीबी, तुम्हारा किराएदार कैसा आदमी है? मास्टर यूनुस बड़ा बीबा बंदा है जी। वो कितने अरसे से तुम्हारे साथ किराएदार की हैसियत से रह रहा है? कोई 2 साल हुए हैं, फजल बीबी ने जवाब दिया। मैंने पूछा, इन 2 सालों में तुम्हें इससे कोई शिकायत तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं जनाब, उसने बताया। वो तो बिल्कुल घर के एक फर्द की तरह है जी। उसने कभी शिकायत का मौका ही नहीं दिया। फजल बीबी, तुम एक जवान औरत के साथ इस घर में अकेली रह रही थी। ऐसी सूरत में किसी अनजान छड़े छाट मर्द को किराएदार बना लेना बड़ी अजीब सा लगता है। क्या तुम्हें कभी ख्याल नहीं आया कि सिकंदर अली इस बात को नापसंद भी कर सकता है? वो बोली, लो दसो जी, आप भी कैसी उल्टी बातें करते हैं थानेदार साहब। हम इज्जतदार लोग हैं और अपने अच्छे बुरे को आपसे ज़्यादा जानते हैं। फिर सिकंदर अली कोई मुझसे बाहर थोड़ा ही है। वो मुझ पर पूरा भरोसा करता है। वो मेरी किसी बात को नापसंद क्यों करेगा जी? मैंने ज़रा सख्त लहजे में कहा, तुम्हें अगर अपने अच्छे बुरे का ख्याल होता तो। मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया और उसके रद्द अमल का इंतज़ार करने लगा। वो जल्दी से बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ बात करें। साफ साफ बात तो यह है बीबी कि इस घर में एक कत्ल हुआ है और कातिल कोई बाहर का आदमी नहीं है। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, आप ये बार बार कत्ल का क्या जिक्र कर रहे हैं? वो उलझन-आमेज़ लहजे में बोली, घर का कोई आदमी राहत को कैसे कत्ल कर सकता है? वो तो घर में अकेली थी। वो घर में अकेली थी। इसने खुद को बावर्ची खाने में इस तरह बंद किया कि जादू के जोर से दरवाजे की कुंडी भी लगा ली। फिर उसने खुद को आग भी लगा ली और बड़े आराम और सुकून से जान दे दी। कोई बड़े से बड़ा बेवकूफ़ भी इस बात पर यकीन कर सकता है? मैंने गुस्से में कहा, तुम क्या कहती हो? ऐसा हुआ ना? मुमकिन है? ऐसा होना मुमकिन है? मैं क्या कह सकती हूँ जनाब? वो हिरासा नज़र से मुझे देखने लगी। हम तो सुबह के गए, अभी आपके सामने ही वापस आए हैं।
तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तो इस घर में कोई आ सकता है। पर कौन आएगा जी? किसी को राहत से क्या दुश्मनी हो सकती है? मैंने अचानक सवाल किया। मास्टर यूनुस को तो कोई आने से नहीं रोक सकता ना। वो दिन में कभी घर नहीं आता जी, वो जल्दी से बोली। दोपहर का खाना वो कारखाने में ही खाता है। मैंने सख्त लहजे में कहा, ये बात नामुमकिन तो नहीं कि आज वो खिलाफ मामूल आ गया हो, पर ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। फजल बीबी, मुझे पता चला है कि तुम्हारा किराएदार मास्टर यूनुस छुप छुप कर राहत से मिलता रहता था। उसने चौंक कर मेरी जानिब देखा। आपको ये बात किसने बताई है? सवाल नहीं करो, मेरी बात का जवाब दो, मैंने डांट कर कहा। राहत और यूनुस के दरमियान क्या खिचड़ी पक रही थी। किसी ने आपके कान भरे हैं, वो नागवार लहजे में बोली। और वो उस मरदूद के सिवा कोई नहीं हो सकता। कौन मरदूद? टुटपैनिया, मर जाना, काना सुअर। उसके मुंह से मुगल्लज़ात का तूफान फट पड़ा। अल्लाह करे किसी की आई इसे मरे। इस काने दज्जाल ने तो हद मुका दी है। मैं समझ गया कि इसका इशारा सजावल की तरफ था। इसके लहजे से अंदाज़ा होता था कि वो सजावल की तरफ से खूब भरी बैठी थी। मैंने इसे कुरेदने की खातिर सवाल किया, तुम किसको सराहतें सुना रही हो फजल बीबी? जिस शैतान ने आपको गलत सलत पट्टियाँ पढ़ाई हैं, वो नफरत आमेज लहजे में बोली। यही खबीस मेरी राहत को बदनाम करने पर तुला हुआ था। किसी का नाम भी लोगी या यूं ही अपनी जबान गंदी करती रहोगी? आपने ठीक कहा है थानेदार साहब, इसका नाम लेने से वाकई जबान गंदी हो जाएगी। वो भड़क कर बोली। इसने तो राहत को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आते ही सिकंदर के कान भर दिए। वो तो भला हो मेरे लाल का। उसने मेरे समझाने पर अकल से काम लिया और बात उसकी समझ में आ गई, वरना तो वो कल रात ही राहत को फारिग कर देने का फैसला कर चुका था। वो कमीना खुद को सिकंदर का दोस्त कहता है और दोस्त का घर उजाड़ते हुए जरा भी शर्म ना आई। कड़ी से कड़ी मिल रही थी और बात आगे बढ़ रही थी। सजावल की शख्सियत का एक नया पहलू मेरे सामने आ रहा था। मैंने फजल बीवी से पूछा, लेकिन सजावल को आखिर राहत से ऐसी कौन सी दुश्मनी है जो वो ऐसी हरकतें करता फिर रहा है? राहत ने इसके मुंह पर थूक दिया था। बात क्या हुई थी? बात क्या होनी थी जनाब, वो ठंडिया भरकर बोली। जिस औरत का साईं सर पर ना हो, सजावल जैसे आवारा बदमाश लुच्चे लफंगे इसे घेरने के चक्कर में रहते हैं। इस खबीस ने भी ऐसी ही कोशिश की थी, पर मेरी शेर जैसी धी ने इसे मुंह तोड़ जवाब दिया था। क्या सजावल ने राहत से कोई बदतमीजी की थी? वो तो है ही जलील आदमी, इससे किसी अच्छी बात की तवक्को भला की जा सकती है? फजल बीवी ने जवाब दिया। वो गाहे बगाहे राहत से छेड़छाड़ करता रहता था। राहत इसकी हरकतों से मुझे आगाह करती रही। मैंने अपने तई काने सुअर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बज़ार समझने की बजाय ढिठाई पर उतर आया। एक रोज़ वो राहत का रास्ता रोककर खड़ा हो गया। मैंने राहत को कह रखा था कि किसी मौके पर इसकी हौसला अफजाई ना करे, बल्कि बुरी तरह धुतकार दे। हट जा मेरे रास्ते से, राहत ने गुस्से से कहा। कैसे हट जाऊं? दिल तुम पर बेईमान हो गया है। एक बार मेरे नज़दीक आ जाओ, फिर हट जाऊंगा तुम्हारे रास्ते से, राहत ने बिफरे हुए अंदाज में कहा। तुम्हें शर्म नहीं आती पराई औरतों को छेड़ते हुए? जब तुम्हें कोई शर्म हया नहीं है तो मैं तो फिर मर्द हूँ। ऐसी मर्दानगी पर डूब मरो। मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश न करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, राहत ने तमस्कुराना अंदाज में कहा। वाकई तुमसे बुरा बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। वो इसकी बात का बुरा मनाए बगैर बोला। आखिर तुम्हें मुझ में क्या कमी नजर आती है? देखो, मुझसे ज़्यादा फ्री होने की कोशिश ना करो, राहत ने दो टोक लहजे में कहा, वरना अभी खप डालकर पूरा महल्ला इकट्ठा कर लूंगी। वो ढिठाई से बोला। मास्टर यूनुस में कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं? राहत के तन बदन में आग लग गई। उसने आओ दिखाना ताओ फौरन सजावल के मुंह पर थूक दिया और इससे पहले कि वो संभल पाता राहत वहां से चली आई। वो दिन है और आज का दिन, वो तो राहत का पक्का दुश्मन बन गया है। मुझे तो लगता है, वो एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद बोली, कहीं इस शैतान की औलाद ने तो कोई ओछा वार नहीं कर दिया? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कहा, मैंने तुमसे पूछा भी था,
कि राहत की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी। परेशानी में मेरा इस तरफ ध्यान नहीं गया था जनाब। वो माथे पर हाथ मारकर बोली, आपने इसका जिक्र किया है तो मुझे ख्याल आया है। फजल बीवी ने जो अंदेशा जाहिर किया था, इसके पेश नज़र सजावल की ज़ात मशकूक हो चुकी थी। अलबत्ता मुतवफ़्फ़ी के शौहर सिकंदर अली और फजल बीवी के किराएदार मास्टर यूनुस को भी शक से बालतर नहीं कहा जा सकता था। मैंने जल्दी से जाकर हवलदार को हिदायत की कि वो सजावल को लेकर थाने चला जाए और इसे हवालात में बंद कर दे। बाकी बातें इससे थाने में ही होंगी। मैंने इसे ताकीद कर दी थी कि 2 कांस्टेबलों को यहाँ भेज दे। हवलदार के जाने के बाद मैंने महल्ले के ही एक मोतबर आदमी को मास्टर यूनुस के कारखाने का पता समझाकर कहा कि वो फौरन उसे बुला लाए। साथ ही मैंने इसे खुसूसी तौर पर हिदायत दे दी थी कि इसे राहत वाले वाक़ये के बारे में कुछ न बताए, बल्कि अगर वो पूछे तो सिर्फ ये कहे कि फजल बीवी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है। वो आदमी वहाँ से रवाना हो गया। मैं अंदर बैठक में आ गया और फिर फजल बीवी से पूछा, तुमने बताया है कि सजावल ने राहत और मास्टर यूनुस के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें सिकंदर को भी बताई थीं, जिन्हें सुनकर वो बहुत बरहम हो गया था और बाद अज़ां वो तुम्हारे समझाने पर ठंडा हुआ था। जी हाँ, ऐसा ही हुआ था। मैंने सुना है कि कल रात दोनों मियाँ बीवी के दरमियान अच्छा खासा झगड़ा भी हुआ था। वो गड़बड़ा कर बोली, मैंने आपको बताया है ना जी। सिकंदर सजावल की बातों में आ गया था, पर मैंने बाद में सब ठीक ठाक कर लिया था। मैंने अंधेरे में तीर छोड़ा। मुझे पता चला है कि सिकंदर ने तेश के आलम में राहत को कत्ल की धमकी भी दी थी। वो इस वक्त बहुत गुस्से में था। वो बेटे की तरफदारी करते हुए बोली, मेरा तीर निशाने पर लगा था। मैंने चुपते हुए लहजे में पूछा, यानी सिकंदर ने वाकई कत्ल की धमकी दी थी? वो जल्दी से बोली, इस शुदायन को रब जाने क्या हो गया था कि सिकंदर के सामने बिल्कुल गूंगी बहरी बन गई थी। वो इससे सवाल पर सवाल कर रहा था, पर इसने तो चुपचाप रोज़ा रख लिया था। इसे चाहिए था कि सजावल के करतूत खोलकर अपने खामिंद को बता दे, मगर इसे तो जैसे सकता हो गया था। राहत की खामोशी से सिकंदर ने यही मतलब निकाला कि यकीनन सजावल ने जो कुछ भी बताया था वो सच ही था। बार बार पूछने पर भी जब राहत की ज़बान नहीं हिली तो सिकंदर ने उसके बाल मुट्ठी में जकड़ लिए और चिल्लाकर बोला, मैं तेरे दोस्त का नाम तेरी ज़बान से सुनना चाहता हूँ, जल्दी बोल, नहीं तो बुरी तरह पेश आऊँगा। राहत बदस्तूर खामोश थी। उसकी खामोशी एक बिखरे हुए खामिद के गुस्से को हवा दे रही थी। वो गुर्रा कर बोला, ज़बान खोल, नहीं तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अभी तेरे टुकड़े करके सहन में दबा दूंगा, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। राहत की ज़बान खामोश थी, मगर आंखों ने बोलना शुरू कर दिया था। वो टप टप आंसू बहा रही थी। सिकंदर का गुस्सा बढ़ता ही चला जा रहा था। तुम क्या समझती हो, ये आंसू बहाकर तुम सच्ची बन जाओगी? नहीं, आज मैं तुम्हारा फैसला करके ही छोड़ूंगा। मैं तुम्हारी खातिर परदेश में दिन रात मेहनत मजदूरी करता रहा, किस लिए? तुम्हारे लिए। और तू यहाँ यारियां लगाती फिर रही है। जल्दी बता अपने दोस्त का नाम, वरना पहले मैं तेरा पेट फाड़ूंगा, फिर तेरे टोटे टोटे कर दूंगा। जब सिकंदर का गुस्सा किसी तरह ठंडा होने में ना आया और राहत ने भी अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जुबान ना खोली, तो मैंने सारी सूरत हाल सिकंदर को बता दी। पूरी बात सुनने के बाद वो होश में आ गया। सुबह तक सब कुछ ठीक ठाक हो गया। फजल बीवी की बात ख़त्म हुई तो मैंने पूछा, ये सारा हंगामा गुज़िश्ता रात को हुआ था? उसने उस बात में जवाब दिया। मैंने सवाल किया, और मास्टर यूनुस भी उस वक्त बैठक में ही मौजूद होगा और यकीनन उसने भी ये सारी आवाज़ें सुनी होंगी। साफ बात है जी, सुनी तो होंगी। उसने इसके बारे में कुछ पूछा नहीं? वो बोली, सुबह उठकर पूछा था, मगर मैंने इससे कहा था कि अस्पताल से वापस आने के बाद इसे पूरी बात बताऊंगी, और वो मेरा जवाब सुनकर कारखाने चला गया था। इसके जवाब से मैं मुतमईन नहीं हुआ। क्या वो तुम्हारा जवाब सुनकर मुतमईन हो गया था? पता नहीं जी, वो अजीब से लहजे में बोली, मगर वो कुछ बोला नहीं था, खामोश हो गया था। मैंने 2-4 मज़ीद सवालात पूछने के बाद फजल बीबी को फारिग कर दिया। इस दौरान में थाने से 2 कांस्टेबल वहां पहुंच गए थे। मैंने एक की ड्यूटी लगाई कि वो राहत की सोख्ता लाश को पोस्टमार्टम के लिए शहर के अस्पताल ले जाए। मेरी बात सुनते ही सिकंदर अली बोल उठा,
थानेदार साहब, कुछ तो खुदा का खौफ करें। अब इसमें बचा ही क्या है जिसका पोस्टमार्टम करेंगे? मैंने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? परेशानी की बात तो है ना जनाब, वो नजरें चुराते हुए बोला। पहले इसके साथ कम ज्यादती हुई है, जो अब चीर फाड़ भी करेंगे। सच उगलवाने के लिए तो हम जिंदा इंसानों के बीच चीर फाड़ से दरेक नहीं करते। मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम किस खेत की मूली हो? वो मेरे जुमले के आखिरी अल्फाज पर चौंक गया। ये आप क्या कह रहे हैं जनाब? मैंने इसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए अपने लहजे की सप्पाकी में इजाफा करते हुए कहा, मुझे अच्छी तरह याद है 2 साल पहले मैंने एक नहायत ही पेचीदा केस हल किया था। मुझे पता चला था कि 3 साल पहले मरने वाले एक शख्स को जहर देकर हलाक किया गया था। मैंने इसकी कब्र खुदवाई तो वहाँ चंद हड्डियों के सिवा कुछ भी नहीं था। फिर पोस्टमार्टम की मेज पर पहुंचकर वही हड्डियां बोल उठी थीं और ये बात साबित हो गई थी कि वाकई शख्स की मौत तबई नहीं हुई थी, बल्कि वो जहर खाने से मौत की नींद सो गया था। बाद अज़ां उसकी कातिल बीवी को मैंने जेल भिजवा कर ही दम लिया था। एक लम्हे को रुककर मैंने अपनी बात तमाम तर सप्पाकी के साथ जारी रखी। बरखुरदार, पोस्टमार्टम कोई ऐसी चीज न समझो। राहत की सोख्ता लाश बहुत से सरबस्ता राजों से पर्दा उठा देगी। फिर दूध का दूध और पानी का पानी होने में जरा भी देर नहीं लगेगी। पता नहीं आप कैसी बातें कर रहे हैं, वो बेजारी से बोला। मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। अभी तो मैंने तुमसे कोई बात की ही नहीं है भोले बादशाह। मैंने सर को ऊपर नीचे हरकत देते हुए कहा, तुम्हारे पल्ले क्या खाक पड़ेगा? आपका मतलब क्या है? ये तो थाने चलकर पता चलेगा। थाने? वो हैरतज़दा लहजे में बोला। मैं थाने क्यों जाऊं? थाने तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। तुम्हारा अजीज अज़जान जिगरी यार तो वहां पहुंच चुका है। अब तुम्हारी बारी है और तुम्हारे बाद मास्टर जी का इंतजार है। वहीं आराम से बैठकर बातें करेंगे। क्या ख्याल है तुम्हारा? वो गुस्से से बोला। एक तो मेरी बीवी जलकर हलाक हो गई और उल्टा आप मुझे थाने ले जा रहे हैं। जलकर हलाक नहीं हुई वो बेवकूफ़, मैंने तेज लहजे में कहा, बल्कि हलाक होने के बाद जली है। मैं समझा नहीं जनाब। मैंने इसे मौके की तफसीलात बताने के बाद कहा, राहत को बाकायदा कत्ल किया गया है। कत्ल? या आप क्या कह रहे हैं जनाब? वो बेयकीनी से बोला। किसने कत्ल किया है उसे? तुम तीनों में से किसी एक ने। मैं तो सुबह अम्मा के साथ डसका चला गया था, बाकी 2 तो यहीं थे। मेरा तो सर चकरा रहा है। वो दोनों हाथों से सर थाम कर बोला। इससे तो अच्छा था मैं वापिस ही ना आता। मैंने तंजिया लहजे में पूछा, कहाँ से वापस ना आते? डसका से? आप तो हर बात का उल्टा मतलब निकालते हैं, वो गुस्से से बोला। मेरा कहने का मतलब था कि ना मैं मुल्क वापस आता और ना मुझे ये सब कुछ देखना पड़ता। मैंने सुना है कि तुम गुज़िश्ता 3 साल से मिडिल ईस्ट में मुलाजमत कर रहे हो। आपने ठीक सुना है, वो उकताहट-आमेज़ लहजे में बोला। क्या काम करते हो वहाँ? मजदूरी, वो हिकारत से बोला। पाकिस्तानी वहाँ जाकर और क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं, मैंने उसकी उकताहट से तफरीह लेते हुए कहा। अगर आदमी हुनरमंद और तालीम याफ्ता हो तो तरक्की के सैकड़ों मौके मिल जाते हैं। ये दरअसल एक नफ्सियाती हरबा था। मैं इससे गैर मुतालिक बातें करके अपने मतलब की बातें उगलवाने की कोशिश कर रहा था। वो बोला, अगर आला तालीम और हुनर मेरे हाथ में होता तो परदेश काटने की ज़रूरत ही क्या थी? मैंने अचानक पूछा। कल रात तुमने अपनी बीवी को कत्ल की धमकी भी दी थी। वो गड़बड़ा गया और फिर जवाब दिया, वो तो जी बस वक्ती इश्तियाल था। सुबह तक सब ठीक हो गया था। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद उसने बताया, दरअसल मुझे एक गलतफहमी हो गई थी, लेकिन जल्दी अम्मा ने मेरी वो गलतफहमी दूर कर दी थी। ऐसी गलतफहमियां इतनी आसानी से दूर नहीं होती सिकंदर अली, मैंने मायनाखेज अंदाज में कहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुझे देखकर रह गया। इतनी देर में एक कांस्टेबल ने लाश ले जाने के लिए टांगे का इंतजाम कर लिया था। वो लाश लेकर वहां से रवाना हुआ तो मैंने दूसरे कांस्टेबल से कहकर अपने लिए दूसरा टांगा मंगवा लिया। मौके की कार्रवाई पूरी हो चुकी थी। अब मेरा कोई काम नहीं रहा था।
मैंने वहां मौजूद कांस्टेबल को हिदायत कर दी कि जैसे ही मास्टर यूनुस वहां पहुंचे वो इसे लेकर थाने चला आए। मैं ज़्यादा देर तक थाने से गैर हाजिर नहीं रह सकता, इसलिए सिकंदर अली को साथ लेकर टांगे में बैठ गया और फिर टांगा थाने की जानिब रवाना हो गया। सिकंदर अली ने रस्सा तुड़वाने की बहुत कोशिश की, मगर मेरे एक ही थानेदाराना दबके ने उसे चुप करा दिया था। दूसरे रोज़ इतवार था और छुट्टी थी। गुज़िश्ता रात सिकंदर अली और सजावल ने सरकारी मेहमान खाने में गुजारी थी। मैं इन्हें रात वाले हमले के हवाले करके घर चला गया था। जिस कांस्टेबल को मैं मास्टर यूनुस के इंतज़ार में जाए बकुआ पर छोड़ आया था, वो मगरिब से कुछ देर पहले वापस आ गया था, मगर अकेला। मास्टर यूनुस उसके साथ नहीं था। जिस मोतबर शख्स को मैंने यूनुस को बुलाने उसके कारखाने भेजा था, वो वहाँ से ये खबर लाया था कि बकुआ के रोज़ मास्टर यूनुस कारखाने गया ही नहीं था। ये इतला खासी अहम थी। फजल बीवी ने अपने बयान में बताया था कि इनके डस्का रवाना होने से कुछ देर पहले मास्टर यूनुस कारखाने चला गया था। अगर वो कारखाने नहीं गया था तो फिर कहाँ गया था? ये सवाल बहुत अहम था। मैंने एएसआई इलियास खुम्मन को मज़कूरा टेक्सटाइल मिल का पता समझाकर रवाना कर दिया। मैंने उसे ताकीद कर दी थी कि वो फैक्ट्री के मुंशी से मिलकर मास्टर यूनुस के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करे, नेज़ वाहिंडू में उसके घर का अता पता भी मालूम करे। इलियास खुम्मन के जाने के बाद मैंने कांस्टेबल से कहकर सजावल को अपने कमरे में बुला लिया। फजल बीवी ने मुझे बताया था कि वो मास्टर यूनुस के घर के पते से वाकिफ नहीं थी। इस सूरत में यूनुस की ज़ात पर शक और गहरा हो गया था। वो आकर मेरे सामने कुर्सी पर बैठने लगा तो हवलदार ने उसे कॉलर से पकड़कर सीधा खड़ा कर दिया। ओए लाट साहब के पुत्र, ये तुम्हारी बेबे का ड्राइंग रूम नहीं है। हवलदार ने उसे झंझोड़ते हुए कहा। अलिफ की तरह सीधा खड़ा हो जा, वरना मार मार कर बांदर बना दूंगा। गलती हो गई सरकार। सजावल ने सहमी हुई नज़र से मेरी जानिब देखा। मैंने मोतदिल लहजे में पूछा, रात कैसी गुजरी है तुम्हारी? कोई तकलीफ शकलीफ तो नहीं हुई? ना जी, कोई तकलीफ नहीं हुई जनाब। पर क्या हुए? उसने हथकड़ी वाले हाथ जोड़ते हुए कहा, हुजूर, मैं इज्जतदार आदमी हूँ। अगर आपका बुलावा आएगा तो मैं रोज़ाना थाने में माथा टेक दिया करूँगा जी। मुझे इस हथकड़ी से निजात दिला दें। मैं इसकी बात समझ गया था, मगर वो मेरी नज़रों में मशकूक हो चुका था। फजल बीवी ने राहत के हवाले से सजावल के बारे में जो वाक़या बयान किया था, मेरे लिए वही काफ़ी था। ताहम मैं चाहता था कि सजावल की ज़बानी भी इसकी तस्दीक कर लूँ। इस मकसद के लिए मुझे ज़रा सख्ती से काम लेना था। मैंने इसके चेहरे को घूरते हुए ठोस लहजे में कहा, यह हथकड़ी तो अब उस वक्त खुलेगी सजावल, जब तुम्हें फांसी के फंदे की तरफ ले जाया जाएगा। सरकार, मेरा कसूर क्या है? वो अपनी आवाज़ में मिस्कीनी भरकर बोला। तुम्हारा सबसे बड़ा कसूर यह है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, कानून को धोखा देने की कोशिश की है तुमने। मैंने कोई झूठ नहीं बोला जनाब। ओए, हम तो झूठे को चेहरे ही से पहचान लेते हैं। हवलदार ने एक जोरदार थप्पड़ रसीद करते हुए कहा, सीधी तरह मलक घोरानू सब कुछ सच सच बता दे, वरना चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। क्या इरादा है? मैंने पूछा। सरकार, मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया है, ज़रा भी गलत बयानी नहीं की। क्या ये बात सच है कि मुतवफ़ी राहत छुप छुप कर मास्टर यूनुस से मिलती रहती थी? आहो जी, मैंने खुद कई बार इन्हें आपस में बातें करते हुए देखा था। ये कोई अनोखी बात नहीं है, मैंने कहा। वो इनके घर में रहता था, ऐसे में बातचीत होना तो लाजमी है, मगर इनके दरमियान दूसरी किस्म की बातचीत होती थी। मैंने अचानक सवाल किया, तुम्हें राहत से क्या दुश्मनी थी? जी, वो चौंक कर बोला, मुझे भला इससे क्या दुश्मनी हो सकती है? वो मेरे दोस्त की इज्जत थी जनाब, इसीलिए तो मैं इसकी तरफ से परेशान था। मलिक साहब, ये लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा। हवलदार ने लुकमा दिया, इसे ज़रा मेरे हवाले कर दें, थोड़ी सी मेहनत के बाद ही फर बोलने लगेगा। ज़रूरत पड़ी तो ऐसा भी करना पड़ेगा, मैंने कहा। फ़िलहाल तो मैं शराफत से काम ले रहा हूँ। सजावल ने मुल्तजी नज़रों से मेरी जानिब देखा। थानेदार साहब, ये हथकड़ी तो खोल दें। सच बोलना शुरू कर दो, हथकड़ी भी खुल जाएगी, मैंने कहा।
मैं फजल बीवी से तुम्हारे बारे में एक नई कहानी सुनकर आया हूँ। खाला ने आपको क्या बताया है जी? वो एकदम परेशान नजर आने लगा। ओए बदबख्ता, तुम्हारे माथे पर खाला का नाम सुनते ही पसीने की तल्लियां क्यों आ रही हैं? हवलदार ने उसे घुड़का। वो गैर इरादी तौर पर पेशानी को साफ करते हुए बोला, ऐसी तो कोई बात नहीं सरकार, बस जरा गर्मी शर्मी है ना। तुम्हारी सारी गर्मी तो मैं नाक के रास्ते निकालूंगा बच्चू, मैंने खुशीले लहजे में कहा। अगर अब तुम्हारी जबान से एक लफ्ज भी झूठ निकला तो समझ लेना कि तुम्हारी खैर नहीं। इसने हिरासान नजर से मेरी जानिब देखा। मैंने सनसनाते हुए लहजे में सवाल किया, राहत ने तुम्हारे मुंह पर क्यों थूका था? ये झूठ है, वो कमजोर सी आवाज में बोला। मैंने देखा कि ये सवाल सुनते ही वो लरसने लगा था। हवलदार, इसे अपने साथ ले जाओ, मैंने तहकमाना अंदाज में कहा। रहम सरकार रहम, वो चिल्लाता रहा, मगर दूसरे ही लम्हे हवलदार इसे वहां से ले जा चुका था। थोड़ी देर के बाद मैंने राहत के शौहर सिकंदर अली को अपने पास बुला लिया। गुज़िश्ता रात मैंने सिकंदर अली और सजावल को अलग-अलग बंद करने की हिदायत की थी और ऐसा ही हुआ था। सिकंदर अली मेरे कमरे में आया तो उसके चेहरे पर बरहमी के आसार वाज़े तौर पर नजर आ रहे थे। मैंने कुर्सी की जानिब इशारा करते हुए कहा, बैठ जाओ सिकंदर अली। बैठने के बाद उसने शिकायती लहजे में कहा, मलिक साहब, आपने मेरे साथ बड़ी ज्यादती की है। वो बिगड़कर बोला, एक तो मेरी बीवी जान से गई, उल्टा मुझे ही थाने में बंद कर दिया। बरखुरदार, तुम्हें अपने पास रखने का मुझे कोई शौक नहीं है, मैंने कहा। अगर तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो, ये तो तुम्हारे हाथ में है। जी? वो उलझन आमेज हैरत से मेरी जानिब देखने लगा। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, हाँ तुम वाकई जा सकते हो, अगर मेरे सवालों का तसल्लीबख्श जवाब दे दो तो। मैं आपके हर सवाल का जवाब दे चुका हूँ, मैंने तसल्लीबख्श जवाब की बात की है। आपकी तसल्ली किस तरह होगी? तुम सच उगल दो, मैं मुतमईन हो जाऊंगा, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैंने हमेशा सच बोला है, इसलिए सच ही उगलता हूँ, वो अजीब से लहजे में बोला। शाबाश, मैंने होठों पर तंजिया मुस्कुराहट सजाते हुए कहा। तुमने बताया था कि जुमे की रात तुम्हारा अपनी बीवी से किसी बात पर झगड़ा हो गया था। मैं इस बात का जवाब दे चुका हूँ। गालिबन तुमने बताया था कि तुम्हारे दरमियान कोई गलतफहमी पैदा हो गई थी। जी हाँ, मैंने यही कहा था, वो खफगी से बोला। वो गलतफहमी क्या थी? वो एकदम भड़क उठा। वो हमारा मियाँ बीवी का आपस का मामला था। मैं आपको अपने ज़ाती मामलात में दखल देने की इजाज़त नहीं दे सकता। ये मामला अब सिर्फ तुम्हारा मामला नहीं रहा, मैंने कहा। तुम्हारी बीवी कत्ल हो चुकी है, कल तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाएगी और पता चल जाएगा कि इसकी मौत कब और किस तरह वाक़ई हुई है। तुम्हारा ज़ाती मामला अब काबिले दखल अंदाजी पुलिस बन चुका है। ये फौजदारी का केस है और तुम्हारी पोजीशन इसमें बहुत नाजुक है। क्यों? मैंने क्या किया है? ये भी मालूम हो जाएगा। हम इसीलिए यहाँ बैठे हैं, मैंने तपते हुए लहजे में कहा। तुम ये बताओ कि तुम्हारा अपनी बीवी से किस बात पर झगड़ा हुआ था? मैं जानता था कि इनके दरमियान किस वजह से तल्ख कलामी हुई थी। फजल बीबी और फिर सजावल मुझे काफ़ी कुछ बता चुका था, मगर मैं सिकंदर अली की ज़बान से ये सब कुछ सुनना चाहता था। इस तरह मुझे ये जानने में आसानी हो जाती कि आया उसी ने अपनी बीवी को मौत के घाट उतारा है या राहत का कातिल कोई और है। इसे खामोश देखकर मैंने कहा, सिकंदर अली, अगर तुमने अपनी ज़बान ना खोली तो मजबूरन मुझे दूसरा तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप बार बार एक ही बात क्यों पूछ रहे हैं। तुम इस छोटी सी बात के लिए अपना नन्हा सा जहन ना थकाओ और शराफत से मेरे सवाल का जवाब दो, मैंने डांट कर कहा। अगर अब भी तुमने झगड़े की वजह ना बताई तो मैं तुम्हारा कोई लिहाज नहीं करूँगा। इसकी आंखों में पहली मर्तबा खौफ की लहर दिखाई दी। वो शिकस्ता लहजे में बोला, मेरा ख्याल है कि अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने तुझे अपना ख्याल जाहिर करने के लिए नहीं कहा गौर बिज्जू, मैंने इसे एक तमाचा रसीद करते हुए कहा। और तू फ़ायदे नुकसान के चक्कर में ना पड़, ये चक्कर तुझे फांसी के फंदे तक ले जाएगा अहमक। थप्पड़ खाकर वो खड़ा हो गया और खौफज़दा नज़रों से मुझे देखने लगा। थप्पड़ की आवाज़ सुनकर एक हट्टा कट्टा कांस्टेबल अंदर आ गया। क्या हुआ है मलिक साहब? उसने अंदर आते ही पूछा। सर, हम किस मर्ज़ की दवा हैं, ज़रा हमें भी मेहमान की खिदमत का मौका दें।
मैंने इशारे से इसे अपने पास बुला लिया और खुद दोबारा कुर्सी पर जा बैठा। सिकंदर अली बदस्तूर खड़ा था और थर थर कांप रहा था। मैंने रोबदार आवाज में सवाल किया, हाँ भाई पोस्ती बदमाश, अब क्या इरादा है तुम्हारा? जनाब, मुझे राहत के किरदार के बारे में कोई अच्छी रिपोर्ट नहीं मिली थी। अच्छी रिपोर्ट न मिलने से तुम्हारी क्या मुराद है? वो मेरी गैर मौजूदगी में वफादार नहीं रही थी। वो नजरें नीची करके बोला। कांस्टेबल ने उसकी गर्दन पर धमोका शब्द करते हुए कहा, ओए, क्या जनानियों की तरह नजरें नीची करके बात कर रहे हो? मुंडी उठाकर मलिक साहब के सवाल का जवाब दो। मैंने पूछा, तुम्हें किसने बताया था कि तुम्हारी बीवी बेवफाई की मुर्तकब हुई है? ये बात मुझे मेरे एक दोस्त ने बताई थी। इस दोस्त का नाम क्या है? सजावल, सिकंदर अली ने बताया। और तुमने इसकी बात का यकीन कर लिया? मैंने कहा, वो बात ही ऐसी थी, सिकंदर अली ने कहा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अम्मा ने मेरी गलतफहमी दूर कर दी, वरना मैं तो। ये कहानी नहीं चलेगी सिकंदर अली, मैंने इसे घूरते हुए कहा। मैंने सुना है कि तुमने अपनी बीवी से झगड़ा करते वक्त इसे कत्ल की धमकी भी लगाई थी। वो तो जी मैंने इसे डराने धमकाने के लिए कहा था, वरना मेरा तो इरादा था कि इस जैसी बदकिरदार औरत को अपनी जिंदगी ही से निकाल दूंगा। और फिर सुबह होते ही तुमने इससे छुटकारा हासिल कर लिया। वो रुहासे लहजे में बोला, आपको मेरी बात का यकीन क्यों नहीं आता? शराफत से अपने जुर्म का इकरार कर लो सिकंदर अली, तुमने राहत को किस तरह कत्ल किया है? आपका दिमाग खराब हो गया है थानेदार साहब, मैंने तो। इसकी बात अधूरी ही रह गई और कांस्टेबल के जोरदार ठुड्डे ने इसकी पिंडली का मिजाज पूछ लिया। सिकंदर अली बिलबिला उठा। कांस्टेबल ने इसकी कमर पर एक धांसू किस्म की लात रसीद करते हुए कहा, ओए चिड़े की औलाद, मलिक साहब से बेअदबी करता है? मिर्चों वाला डंडा तेरे समझ ले, ऐसा फेरूंगा बेबे बेबे करेगा। वो दोनों हाथ जोड़कर रो देने वाले अंदाज में बोला, मलिक साहब, मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैंने राहत को कत्ल नहीं किया। मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। मैंने अम्मा की बात पर यकीन कर लिया था। इसने तो मुझे सजावल का असली चेहरा भी दिखा दिया था। बाखुदा, राहत की तरफ से मेरे दिल में जो गुस्सा था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था और मेरा दिल साफ हो गया था। मैंने सवालात का ज़ाविया बदल दिया। असल बात यह थी कि जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ना आ जाती कोई हतमी बात नहीं की जा सकती थी। ताहम मुझे यकीन था कि कत्ल तो ज़रूर हुआ था। वो महज आतिशज़दगी का वाक़या नहीं था और कातिल इन्हीं तीनों, सिकंदर अली, मास्टर यूनुस और सजावल, इनमें से ही कोई एक था। असल कातिल तक पहुंचने के लिए मुझे हर तरह के नफ्सियाती और मुतशद्दिद हरबे आजमाना थे, जिनका आगाज़ मैंने कर रखा था। मैंने सिकंदर अली से पूछा, तुम्हारा किराएदार मास्टर यूनुस कैसा आदमी है? मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, इसे मेरी गैर मौजूदगी में रखा गया है, सिकंदर अली ने बताया। अस्पताल जाते हुए मैंने अम्मा से कह दिया था कि वो जल्द से जल्द मास्टर यूनुस से बैठक खाली करवा लें। तुम सब कितने बजे घर से निकले थे? तकरीबन 7 बजे। मैंने फजल बीवी की बात की तस्दीक करने की खातिर पूछा, जब तुम रवाना हुए थे तो उस वक्त मास्टर यूनुस घर पर ही था? नहीं जनाब, वो कारखाने जा चुका था। तुम माँ बेटे सुबह सुबह घर से निकल गए। घर में तुम्हारी बीवी अकेली थी। तुम्हें इस बात का कोई ख्याल नहीं आया? मैंने सवालात का सिलसिला जारी रखते हुए पूछा, खुसूसन इस सूरत हाल में भी कि तुम्हें सजावल की कमीनगी का इल्म हो चुका था। अम्मा की आंखें चेक कराना भी ज़रूरी थी। तुम राहत को भी साथ ले जा सकते थे। इस तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया। मैंने कहा, अगर इस तरफ तुम्हारा ध्यान चला जाता तो इस वक्त राहत जिंदा होती। शायद अल्लाह की मर्जी यही थी। वो अफसोसनाक अंदाज में गर्दन हिलाकर खामोश हो गया। मैंने ज़रा नर्म लहजे में कहा, सिकंदर अली, जब तक अस्पताल से राहत की लाश नहीं आ जाती और मैं किसी वाज़ेह नतीजे पर नहीं पहुंच जाता, तुम थाने में ही रहोगे। ये तो मेरे साथ बहुत ज़्यादती होगी, वो मिस्कीन सी सूरत बनाकर बोला। घर में माँ अकेली है। ओए अम्मा के घोड़े, कांस्टेबल ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। 3 साल तक तुम कहाँ थे? उस वक्त तुम्हें बेबे याद नहीं आई? इसके अकेलेपन का ख्याल नहीं आया? अब लगे हो मोहब्बतें जताने? कांस्टेबल को अपनी जानिब जारहाना अंदाज में बढ़ते हुए देखकर वो सहम गया। मैंने कहा, फजल बीवी की तरफ से तुम बेफिक्र रहो, हंसता बसता महल्ला है, इसे कुछ नहीं होगा।
फिर कांस्टेबल मेरी हिदायत पर सिकंदर अली को वहाँ से ले गया। मैंने इसे ताकीद कर दी थी कि अब मेहमान को दाल रोटी पर ही रखें, किसी खुसूसी तवाज़ो की ज़रूरत नहीं है। कांस्टेबल मेरा इशारा समझ गया और मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। थोड़ी देर के बाद हवलदार करमदाद सजावल को ले आया। उसकी हालत खासी बदल चुकी थी। हवलदार के साथ ही एक खौफनाक किस्म का कांस्टेबल भी था। हवलदार और वो कांस्टेबल सजावल के दाएं बाएं पोजीशनें संभाल कर खड़े हो गए। सजावल आते ही रोने लगा। थानेदार साहब, इन्होंने मुझे बहुत मारा है। ओए खोते दे पुत्र, अगर मारा होता तो मर ना गए होते, यूं पक पक ना कर रहे होते तुम। हवलदार ने हाथ हवा में उठाकर मारने का एक्शन देते हुए कहा, और अगर मलिक साहब कहेंगे तो मैं तुम्हें था मार देंगे, क्या समझे। मैंने इसकी मिन्नत समाजत को नज़रअंदाज करते हुए अपने सवालात का सिलसिला वहीं से जारी किया जहां मुनक़ते हुआ था। सजावल की आंखों में झांकते हुए सरसराते लहजे में पूछा, राहत ने तुम्हारे मुंह पर क्यों थूका था। ओ जनाब, वो बड़ी अथरी नार थी, ज़रा गुस्सा खा गई थी। किस बात पर गुस्सा खा गई थी। रब दी सौं थानेदार साहब, मेरा कोई कसूर नहीं था। भला किसी से मोहब्बत करना कोई गुनाह है। वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैं चुपके चुपके उसे चाहने लगा था और बस। मैंने सख्त लहजे में कहा, जिसे चाहा जाता है उसका रास्ता बदमाशों की तरह नहीं रोका जाता। जनाब, मैंने कोई बदमाशी नहीं दिखाई थी। मैंने तो शराफत से अपने दिल की बात कही थी। तुम्हारी शराफत को तो मैं इस तरह निचोड़ूंगा हरामखोर कि नानी दादी सपने में आ जाएगी। मैंने ठाड़ कर कहा, क्या ये सच है कि जब राहत ने तुम्हें रास्ता छोड़ने को कहा था तो तुमने नहायत बेहूदगी से उसे अपने करीब करने की फरमाइश की थी। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि मैंने हवलदार को इशारा कर दिया, हवलदार, अगर ये झूठ बोले तो इसका कचूमा निकाल देना। मेरे इशारे का खातिर खा असर हुआ। जनाब, मैं दिल के हाथों मजबूर हो गया था। जल्लाद सूरत कांस्टेबल ने उसकी गर्दन पर एक जानदार हाथ रसीद किया। उसने यह हरकत मेरे इशारे पर की थी। इसके साथ ही कमरे में सजावल की दर्द में डूबी हुई आवाज़ उभरी, हाय मैं मर गया। मैंने पूछा, क्या ये सच है कि जब राहत ने तुम्हारी नाज़ेबा हरकत पर तुम्हें बुरा भला कहना शुरू कर दिया था तो तुमने हद से तजावुज़ करने की कोशिश की थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जनाब। और तुमने उससे ये भी कहा था कि अगर मास्टर यूनुस से छुप छुप कर मिल सकती है तो तुम्हें क्या कमी है। मुझे माफ़ कर दें जनाब, मुझसे सख्त गलती हो गई थी। ओए आस्तीन के सांप, एक तरफ तो तुम सिकंदर अली को अपना दोस्त कहते हो और दूसरी तरफ उसकी इज्जत से छेड़छाड़ भी करते हो। ऐसा करते हुए तुम्हें ज़रा भी हया ना आई। वो गुलगीर आवाज़ में बोला, मेरी आंखों पर शैतान ने पट्टी बांध दी थी जनाब। शैतान की औलाद, पट्टी तो तुम्हारी हम खोलेंगे। हवलदार ने गरज कर कहा, ज़रा मलिक साहब से फारिग तो हो जाओ। मैंने पूछा, जब तुमने राहत के साथ बदतमीज़ी की थी तो उसने जवाबन क्या तरस अमल इख्तियार किया था। वो नदामत से बोला, इसने मुझे झिड़का था, गालियाँ दी थीं और बहुत बुरा भला कहा था और फिर मुंह पर थूक दिया था, है ना। जब सारी बात आपको पता ही है तो मुझसे क्यों पूछते हैं, इसने कहा और सर झुका लिया। हवलदार ने इसकी ठोड़ी को झटका देकर इसका सर ऊपर उठा दिया। मलिक साहब इधर बैठे हैं, इधर, इसने मेरी जानिब इशारा करते हुए कहा। माँ के दोस्त, बार बार नीचे क्यों देखते हो। वो बाकायदा रोने लगा। अब तो मैं सच बोल रहा हूँ, फिर भी ऊपर से मारते हैं। हम ऊपर से ही नहीं, हर तरफ से मारेंगे। तुम्हारे वट अभी पूरी तरह नहीं निकले। मैंने कहा, क्या ये सच है कि तुमने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए ही सिकंदर अली के कान भरे थे। इसमें आधा सच है। क्या मतलब है तुम्हारा। मैंने सवालिया नज़रों से इसे घूरा। क्या फिर कोई नई कहानी शुरू करने वाले हो। नहीं जनाब, अब तो मैं झूठ बोलने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मुझे ज़िंदा रहने की ख्वाहिश है। अपनी बात ख़त्म करते ही इसने दहशतज़दा नज़रों से हवलदार करमदाद की जानिब देखा। फिर आधा सच क्या है। वो बोला, सिकंदर अली को राहत की बेवफाई का किस्सा सुनाने का एक मकसद तो ये था कि मैं अपनी तजलील का इंतकाम लेना चाहता था और दूसरी बात ये थी कि राहत वाकई मास्टर यूनुस से मोहब्बत की पींगें बढ़ा रही थी। मैंने चौंक कर उसकी जानिब देखा।
پھر پوچھا، اگر تمہاری دوسری بات محض بہتان ثابت ہوئی تو یاد رکھو میں تمہاری کھال کھچوا کر نمک لگا دوں گا۔ آپ چاہیں تو مجھے جان سے مار دیں، وہ پورے اعتماد لہجے میں بولا۔ مجھے اس کے لہجے پر حیرت ہوئی۔ میں نے کہا، میں ماسٹر یونس سے بھی تصدیق کروں گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ راحت اگر مر گئی ہے تو کوئی تمہاری بات کی تصدیق یا تردید نہیں کر سکتا۔ اگر میری بات غلط ثابت ہو جائے تو میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں۔ سزا سے تو تم ویسے بھی نہیں بچ سکو گے مامے خان، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ قتل بہت سنگین جرم ہوتا ہے۔ اللہ رسول کی قسم، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ وہ میرے قدموں میں گر گیا، لیکن کانسٹیبل نے فوراً ہی اسے کندھے سے کھینچ کر کھڑا کر دیا۔ میں نے ٹھہری ہوئی آواز میں کہا، سجاول، میں تمہیں زیادہ سے زیادہ 1 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ اچھی طرح سوچ سمجھ لو، کل پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ جائے گی۔ اگر تم اقبال جرم کر لو گے تو میں تمہیں کم سے کم سزا دلوانے کی کوشش کروں گا، ورنہ پھانسی کا پھندا تمہارے سر پر لٹک رہا ہے اور کسی بھی وقت تمہاری گردن میں فٹ ہو سکتا ہے۔ اعتراف جرم کے بعد ممکن ہی نہیں کہ تمہیں لمبی سزا ہو جائے، مگر اس صورت میں زندہ رہنے کی امید تو باقی رہے گی۔ وہ رو رو کر قسمیں کھانے لگا کہ اس نے راحت کا قتل نہیں کیا۔ میرے حکم پر حوالدار نے لے جا کر اسے حوالات میں بند کر دیا۔ ASI الیاس کھمن ایک سنسنی خیز خبر کے ساتھ واپس آیا۔ اس نے کارخانے کے مالک سے تفصیلی بات کی تھی۔ مالک کے استفسار پر فیکٹری کے مینیجر نے ماسٹر یونس کے بارے میں جو معلومات فراہم کی، ان کے مطابق ماسٹر یونس کل یعنی بقوا کے روز کارخانے گیا ہی نہیں تھا۔ اپنے نہ آنے کی اطلاع اس نے 1 روز پہلے دے دی تھی، یعنی وہ جمعے کے دن آخری بار کارخانے گیا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس نے مینیجر سے 3 روز بعد آنے کا کہا تھا۔ ہفتہ 26 جون اور پیر 28 جون کی اس نے چھٹی لی تھی۔ اتوار کی چھٹی تو تھی ہی۔ اس طرح مینیجر کے مطابق اسے اب منگل 29 جون کو فیکٹری آنا تھا۔ یہ اطلاعات میرے لیے خاصی ہنگامہ خیز تھیں۔ بقوا کے روز ماسٹر یونس کارخانے کا کہہ کر نکلا تھا، مگر اسے کارخانے جانا نہیں تھا، تو پھر اس نے فضل بی بی سے جھوٹ کیوں بولا؟ میں نے فوراً فضل بی بی کو تھانے بلوا لیا اور اس سے یونس کی چھٹیوں کے بارے میں پوچھا، مگر اس نے اس سلسلے میں لا علمی کا اظہار کیا۔ اس کے بیان کے مطابق حسب معمول ماسٹر یونس کو پیر کی شام کو ہی آنا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ ماسٹر یونس نے کمال چالاکی سے کام لیا تھا۔ اس نے جس انداز میں 2 چھٹیاں لی تھیں، اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ یہ بات فضل بی بی سے پوشیدہ رکھنا چاہتا تھا، مگر کیوں؟ اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ کیا وہ کسی جرم کا ارتکاب کرنے جا رہا تھا؟ تو کیا واقعی ماسٹر یونس کا راحت سے کوئی چکر تھا؟ لیکن اگر ان دونوں کے درمیان حقیقتاً کوئی تعلق تھا تو پھر راحت کی موت کیا معنی رکھتی تھی؟ میں جوں سوچ رہا تھا، میرا ذہن الجھتا چلا جا رہا تھا۔ سجاول نے جس اعتماد سے ماسٹر یونس اور راحت کا ذکر کیا تھا، میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، اور ویسے بھی یہ کوئی ناممکن بات نہیں تھی۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے ایسا ہو جانا بعیداً امکان نہیں تھا، اور ایسی صورت میں کہ راحت کا شوہر شادی کے فوراً بعد پردیس چلا گیا تھا اور طویل عرصے وہ اس سے دور رہا تھا۔ یہ سب کچھ تو اپنی جگہ تھا ہی، لیکن جو بات مجھے تشویش میں مبتلا کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ ماسٹر یونس پراسرار انداز میں کہاں غائب ہو گیا تھا، اور وہ بھی ایسی صورت میں کہ اس کے غیاب میں راحت کی موت واقع ہو گئی تھی۔ کہیں ماسٹر ہی نے تو اسے ٹھکانے نہیں لگا دیا؟ اس سوال کے ساتھ ہی ایک اور سوال ذہن میں ابھرتا تھا کہ آخر کیوں اسے ایسا اقدام کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی تھی؟ وہ وجہ جاننا میرے لیے بہت ضروری تھا۔ ویسے اگر واقعی ماسٹر یونس ہی نے راحت کو موت کے گھاٹ اتارا تھا تو اس کی پلاننگ قابل داد تھی، لیکن ایک بات الجھن پیدا کر رہی تھی، یعنی ہفتے اور پیر کی چھٹی اس نے کس مقصد کے لیے حاصل کی تھی؟ بہت سی باتیں ابھی جواب طلب تھیں، مگر ایک بات یقینی تھی کہ ماسٹر یونس بھی برابر کا مشکوک تھا۔ پیر کی صبح میں نے حوالدار کرمداد کو ماسٹر یونس کے گاؤں روانہ کر دیا تھا کہ معلوم ہو کہ وہ گھر بھی پہنچا ہے یا نہیں۔ پھر میں اپنے معمول کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اس روز دوپہر کے بعد اسپتال سے راحت کی پوسٹ مارٹم شدہ سوختہ لاش بھی واپس آ گئی۔ لاش کے ساتھ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق راحت کی موت بدھ اور جمعرات یعنی 23 اور 24 جون کی درمیانی شب
वाक़ हुई थी। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा था कि राहत ज़च्चगी के दौरान में हरकत क़ल्ब बंद हो जाने के बाइस मौत से हमकिनार हुई थी और ये कि उसकी लाश को बाद में जलाया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने तहलका डाल दिया था। मैं सर थाम कर बैठ गया। ये अजब इसरार था। राहत को हफ्ते के रोज़ भली चंगी छोड़कर माँ बेटे अस्पताल गए थे, मगर रिपोर्ट बता रही थी कि वो 2 रोज़ पहले ही इस जहाने फ़ानी से कूच कर गई थी। मेरे ज़हन में तरह तरह के सवालात सर उठा रहे थे। जब राहत बुध और जुमेरात की दरमियानी शब इंतकाल कर गई थी, तो फिर हफ्ते की सुबह वो जिंदा कैसे थी? राहत की मौत ज़च्चगी के दौरान में वाक़ हुई थी, मगर कैसी ज़च्चगी? इसका ख़ाविंद तो गुज़िश्ता 3 साल से वहाँ था ही नहीं, इसकी तन्हाई में नहीं आया था और ये मास्टर यूनुस कहाँ गायब हो गया? क्या ऐसा मुमकिन है ये लाश राहत की ना हो? इस सवाल के जवाब में एक और सवाल पैदा हुआ। अगर ये राहत की लाश नहीं है तो फिर किसकी लाश है? और राहत कहाँ है? अचानक मेरे ज़हन में तेज़ रोशनी का एक झमाका सा हुआ और सारी सूरत हाल वाज़ह हो गई। मैंने कांस्टेबल से कहकर एएसआई इलियास खुम्मन को अपने पास बुला लिया। जी सर, वो कमरे में आते ही बोला। क्या हुक्म है जनाब? मैंने कहा, इलियास, हम कब्रिस्तान जा रहे हैं। कब्रिस्तान? हाँ, कब्रिस्तान, मैंने जल्दी से कहा, अभी और इसी वक्त। मगर हुआ क्या है जनाब? वो उलझन-आमेज़ हैरत से बोला। क्या कोई मुर्दा चोरी हो गया है? जल्दी से किसी कांस्टेबल से कहकर टांगा मंगवाओ। मैंने उसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए कहा, राहत का सुराग मिल गया है। अभी तो उसकी लाश अस्पताल से आई है जनाब। मैंने कहा, ये वक्त बातों में ज़ाया करने का नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ वो करो। ओके सर। एएसआई कमरे से चला गया तो मैंने ज़रूरी तैयारी कर ली। मेरे जहन में जो बिजली कौंधी थी और उसके नतीजे में मेरे सामने जो सूरत हाल आई थी, अगर सब कुछ ऐसा ही था तो मुझे यकीन था कि कब्रिस्तान से हमें निहायती मुफीद मालूमात हासिल हो सकती थीं। थोड़ी देर में टांगा आ गया। दूसरे ही लम्हे में और इलियास खुम्मन अस्पताल की जानिब रवान थे। रास्ते में इलियास ने कुछ सवाल नहीं किया। मुझे गहरी सोच में डूबा देखकर वो भी खामोश हो गया था। वैसे उसके तासुरात से मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि वह खासा उलझा हुआ था। ताहम मैंने भी उसकी उलझन दूर करने की कोशिश नहीं की और हम कब्रिस्तान पहुंच गए। गोरकन ने हमें अपनी तरफ आते देखकर सलाम किया और फिर हिरासा लहजे में बोला, खैरियत तो है सरकार? आज फौजों ने कब्रिस्तान पर चढ़ाई क्यों कर दी? काफ़ी दिनों से तुम्हारी खैरियत नहीं पूछी थी ना, इसलिए सोचा तुमसे भी मिलते चलें। मैंने घूर कर उसे देखा। मुझसे कोई गलती हो गई थी तो मुझे थाने बुलवा लिया होता, वो मिस्कीन सी सूरत बनाकर बोला। मैंने इसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए पूछा, आजकल तुम्हारा कारोबार कैसे चल रहा है? बड़ा मंदा है हुजूर, गोरकन खैरदीन ने जवाब दिया। फिर तो तुम्हारा गुजारा बड़ी मुश्किल से होता होगा। बस जी, अल्लाह का करम है, वरना क्या? मैंने तेज़ आवाज़ में पूछा। ओ जी, कुछ ना पूछें सरकार, वो बेजारी से बोला। जब से साइंस ने तरक्की की है और डॉक्टरों ने नई नई दवाइयाँ निकाली हैं, लोगों ने तो इधर का रुख करना ही छोड़ दिया है। हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता हूँ जनाब, वरना पहले ज़माने में तो हमारा काम खूब चलता था। इसीलिए तो तुमने अब दूसरा काम शुरू कर दिया है। कौन सा दूसरा काम माई बाप? वो घबरा गया। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए रोबदार लहजे में सवाल किया, बाबा खैरदीन, एक मुर्दे के कितने पैसे मिल जाते हैं? जी? वो मेरा सवाल सुनकर भौंचक्का रह गया। आप ये क्या कह रहे हैं हुजूर? मुझे पता चला है कि तुमने मुर्दे बेचने शुरू कर दिए हैं। ना जी ना, वो कानों को हाथ लगाते हुए बोला, अल्लाह मेरी तौबा, आपको किसी ने गलत बताया है जनाब। मैंने मरकर खुदा को जवाब देना है, मैं तो ऐसी हरकत का सोच भी नहीं सकता। मैंने दरअसल ये बात महज डराने धमकाने के लिए कही थी, वरना मैं यहाँ किसी और मकसद के लिए आया था। वो मेरे सामने हाथ जोड़े खड़ा थर थर काँप रहा था। मैंने कहा, खैरदीन, मैं जो कुछ पूछूं इसका जवाब ज़रा सोच समझ कर सच सच देना, बिल्कुल सच। वो खौफज़दा लहजे में बोला, आप जो भी पूछेंगे मैं 16 आने सच ही जवाब दूंगा। पिछले 1 हफ्ते के दौरान में तुमने कितनी कब्रें खोदी हैं? उसने जल्दी से जवाब दिया, सिर्फ एक जनाब। क्या मरने वाला कोई मर्द था? नहीं सरकार, वो एक औरत थी, उसने जवाब दिया। मैंने इसकी
कब्र उस तरफ खोदी थी, उसने एक जानिब इशारा करते हुए बताया। इसका जवाब मेरे हस्बे तवक्को था। मैंने पूछा, तुमने वो किस दिन खोदी थी? पिछली जुमेरात को जनाब, उसने जवाब दिया। मैं सुबह सोकर उठा तो पता चला कि रात को एक बदकिस्मत औरत बच्चा जनते हुए मर गई है और मुझे उसके लिए कब्र तैयार करना है। गोरकन खैरदीन के अल्फाज सुनकर मुझे झटका सा लगा। केस की एक एक कड़ी आपस में मिल रही थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक भी जलने वाली औरत की मौत जच्चगी के दौरान में वाक़ हुई थी, यानी कि मेरा अंदाज़ा 100% दुरुस्त साबित हो रहा था। हमें इसकी कब्र पर ले चलो, मैंने तेकमाना अंदाज में कहा। गोरकन कुछ न समझने वाले अंदाज में बोला, रब खैर करे। फिर हमारी रहनुमाई करते हुए मतलूबा कब्र पर ले आया। यही है वो जनाब, एक ऐसी बदनसीब माँ की कब्र जिसने अपनी ज़िंदगी अपने बेटे को दे दी। बच्चा तो जिंदा रहा और वो खुद मनोमट्टी के नीचे जा सोई। वो अभी कच्ची ही थी। मैंने बगौर इसका मुआयना किया और मेरी उकाबी नज़रों ने जल्दी अंदाज़ा लगा लिया था कि वहाँ कुछ गड़बड़ की गई थी। मुझे कुछ ऐसे आसार मिले थे जिनसे पता चलता था कि कब्र के साथ छेड़छाड़ की गई थी। मैंने गोरकन से पूछा, बाबा खैरे, इस कब्र को दोबारा खोला गया है? ये काम किसका हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता जी, वो कतईयत से बोला। किसी को क्या पड़ी है कि वो इसे खोले? मैंने कहा, मेरी आंखें जो कुछ देख रही हैं वो तुम्हारी आंखें नहीं देख सकती। इस कब्र को तदफीन के बाद ज़रूर खोला गया है और इसमें से मुर्दा गायब किया गया है। गोरकन की आंखें हैरत से फैल गईं। आप किसी अजीब अजीब बातें करते हैं थानेदार साहब। मैंने इसी कब्रिस्तान में आंख खोली है। मुझसे पहले मेरा अब्बा यहाँ का गोरकन था। मेरी पूरी ज़िंदगी में आज तक ऐसा वाक़या कभी पेश नहीं आया। अभी पता चल जाता है, मैंने कहा। तुम फ़ौरन अपना सामान ले आओ और मेरी नज़रों के सामने इसे खोदो। वो गैर यकीनी अंदाज में चंद लम्हे कभी मुझे और कभी इस कब्र को देखता रहा और फिर अपने रिहायशी हिस्से की जानिब चला गया। इसके जाने के बाद इलियास खुमन ने कहा, मलिक साहब, मैं आपकी बात कुछ कुछ समझ रहा हूँ। अभी सब कुछ देख लोगे। अगर मैं गलत नहीं सोच रहा तो मेरे ख्याल में राहत जिंदा है। तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त है और इस कब्र से मुतवफ़िया की लाश गायब हो चुकी है। इलियास खुमन ने दिलचस्प नज़रों से मेरी जानिब देखते हुए कहा। वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को तफसीलन पढ़ चुका था और गायब होने के बाद अब वो लाश एक कोयले की सूरत इख्तियार कर चुकी है, बल्कि अब तो कोयले के भी कई टुकड़े हो चुके हैं जो इस वक्त हमारे थाने में एक चादर के नीचे ढके रखे हैं। मैं इलियास खुमन की जहानत का खामखा ही कायल नहीं था। इसमें तरक्की करने की भरपूर सलाहियत थी। वो बिल्कुल सुराग रसानों की तरह अंदाजे कायम करता था और इन्हीं ठोस अंदाज़ों की सीढ़ी पर जीना बजीना चलते हुए वो मंजिल मकसूद पर जा पहुंचता था। मुझे मुस्तकबिल में इससे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं। थोड़ी ही देर में गोरकन एक फावड़े के साथ वहां पहुंच गया और सवालिया नज़रों से मेरी जानिब देखने लगा। मैंने कहा, चल भाई बाबे खैरे, शुरू हो जा। पहले तो वो हिचकिचाहट का मुजाहरा करने लगा। थानेदार साहब, ये तो मरने वाली के साथ ज्यादती होगी। और इस ज्यादती के मामे, तुमसे जो कहा जा रहा है वो करो, इलियास खुमन ने डांट कर कहा। हमें सबक पढ़ाने की कोशिश ना करो। मरने वाली तो मर गई, मैंने पुरख्याल लहजे में कहा, और मरने के बाद अब तक इसके साथ जो ज्यादती हो चुकी है वो बहुत शर्मनाक है। तुम फौरन कब्र खोदो, इसमें कुछ भी नहीं है। कोई आम आदमी इससे ये फरमाइश करता तो मुमकिन था कि बाबा खैरदीन अकड़ जाता, मगर कानून के साथ टक्कर लेने की इसमें हिम्मत नहीं थी। लिहाजा वो जल्दी जल्दी मेरे हुक्म की तामील में मसरूफ़ हो गया। मेरे अंदाजे के ऐन मुताबिक वहाँ कुछ भी नहीं था। कब्र खाली थी। मैंने खैरदीन को हिदायत की कि वो कब्र को इसी तरह खुला रहने दे और अंदर जो मिट्टी गिर गई है इसे अच्छी तरह साफ कर दे। आज रात इस कब्र के मक्की को दोबारा यहाँ पहुँचा दिया जाएगा। वो फटी हुई आंखों से हमें बारी बारी देखने लगा। मैंने कहा, पहले तो चल के हमें वो घर दिखा जहाँ से ये आई थी। वो तो कब्रिस्तान के पास ही है जी, वो जल्दी से बोला। मरने वाली तेलियों की बहू थी, आप आई मेरे साथ। वो हमें मस्कुरा घर तक छोड़कर वापस चला गया। मेरी दूसरी दस्तक के जवाब में एक लंबा तड़ंगा शख्स दरवाजे में नमूदार हुआ। अपने सामने पुलिस वालों को देखकर वो परेशान हो गया। मैंने फौरन पूछा, इस घर में पिछली जुमेरात को किसी औरत की फौतगी हुई है? उसने इस बात में जवाब दिया,
जी वो मेरी बीवी थी, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? इसकी लाश थाने में रखी हुई है, तुम हमारे साथ चलो और इसे ले आओ। ये क्या बकवास है? वो सिटपिटा गया। इसका रद्द-ए-अमल बिल्कुल फितरी था। एएसआई ने कहा, हमने कब तैयार करवा दिए, तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इतनी देर में दरवाजे पर एक उम्र रसीदा औरत दिखाई दी। की गल है पुत्र, कौन आया है? फिर हम पर नज़र पड़ते ही वो चौंक गई। मैंने वहीं खड़े-खड़े इन्हें सूरत हाल की संगीनी से आगाह किया और मुख्तसरन सारी बात बता दी। मातम कदे में एक मरतबा फिर रोना धोना शुरू हो गया। कुछ ही देर के बाद पूरी गली को इस सानिया की खबर हो चुकी थी। मैंने वहाँ ज़्यादा देर रुकना मुनासिब नहीं समझा और बुशरा बादशाह मोहम्मद अमीन की ज़बानी मुझे ये नाम मालूम हुआ था कि उसकी बीवी का नाम बुशरा था। उसके शौहर अमीन और उसके बाप बरकत अली को साथ लेकर थाने चला आया। अब इस बात में कोई शुबा नहीं रहा था कि वो लाश अमीन की बीवी बुशरा ही की थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो तफसील बयान की गई थी वो बुशरा पर 100% बैठती थी। फिर सबसे बड़ा सबूत ये था कि इसकी कब्र खाली पड़ी थी। इसकी लाश को एक ख़ास मकसद के लिए निकाला गया था और वह ख़ास मकसद यही था कि राहत की मौत का सबूत फराहम किया जाए। यानी अब ये बात पाए सबूत को पहुंच गई थी कि राहत जहां भी थी बाकायदे हयात थी और अब ये मालूम करना कुछ ज़्यादा दुश्वार नहीं था कि वो इस वक्त कहाँ थी। आपने ज़रूर अंदाज़ा लगा लिया होगा। किस्सा मुख्तसर, बुशरा की लाश को इसी रात बरोज़ पीर 28 जून को दूसरी मरतबा दफन किया गया। इससे पहले इसे 24 जून को सुपुर्द खाक किया गया था। कुदरत का निज़ाम अजीबो गरीब है, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है। हवलदार कदमदाद दूसरी सुबह वापस आया था। इसके साथ मास्टर यूनुस का बाप मोहम्मद याकूब भी था और छोटा भाई मोहम्मद यूसुफ भी। इनके बयान के मुताबिक मास्टर यूनुस वाइंडू भी नहीं पहुंचा था और वो इस वजह से खासे परेशान भी थे। हालांकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। यूनुस हफ्ते की रात को घर पहुंचता था और पीर की रात को वापस चला जाता था। वो इसकी खैर खबर मालूम करने के लिए यहाँ आने ही वाले थे कि हवलदार वहाँ पहुँच गया और अब वो मेरे सामने मौजूद थे। मैंने मास्टर यूनुस के बाप से पूछा, क्या कभी पहले ऐसा हुआ है कि यूनुस बगैर बताए कहीं चला गया हो? उसने नफ़ी में जवाब दिया और फिर कहा, मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। मैं ही क्या, इसकी माँ और छोटी बहनें भी 2 रातों से सोई नहीं हैं। मैंने इसे सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। पूरी बात सुनने के बाद वो मज़ीद परेशान हो गया। मैंने कहा, इसने नहायत ही संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया है। एक लाश की बेहुरमती की, फिर एक शादीशुदा औरत को अगवा कर लिया। वो ऐसा नहीं कर सकता जनाब, वो तो बड़ा समझदार बच्चा है। अक्सर वालिदैन का अपनी औलाद के बारे में यही ख्याल होता है। मैंने कहा, बाज़ औक़ात तो वो आंखों देखकर भी यकीन नहीं करते, पर वो तो ऐसा नहीं था। उसने इंतहाई एहसान फरामोशी का मुजाहरा किया है। मैंने गुस्से में कहा, फजल बीबी इसे अपने बेटे की तरह चाहती थी। उसने अपने मोहसिन के घर ही में डाका डाल दिया, अब वो बच नहीं सकेगा। एक बात मैं आपको बताना भूल गया, मैंने गुज़िश्ता रात ही सिकंदर अली को रिहा कर दिया था। ताहम सजावल अभी तक हवालात में था। सिकंदर अली ने मेरा शुक्रिया अदा करते हुए दरख्वास्त की थी कि मैं उसकी बीवी की तलाश में कोई सरगर्मी न दिखाऊं, बल्कि केस पर लानत भेजकर दाखिल दफ्तर केस को कर दूं। सूरत हाल की वजाहत के बाद इसे राहत की सूरत से भी नफरत हो गई थी। वो अब इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था। इसका फैसला अगरचे जज्बाती था, मगर मंतकी और मबनी बर हकीकत था। मगर मैं इसकी बात मानकर इस तरफ से चश्मपोशी नहीं कर सकता था। मुझे हर हाल में कानून के तकाजे पूरे करने थे। मैंने मफरूर मास्टर यूनुस के बाप से मज़ीद कुछ देर की पूछताछ के बाद इसे जाने दिया। इसे मैंने ताकीद कर दी थी कि जैसे ही यूनुस घर आए वो हमें इतला दे। ताहम मुझे इसकी 1% भी उम्मीद नहीं थी। ऐसी सूरत में यूनुस अपने आबाई घर का रुख कभी ना करता। फिर भी मैंने एहतियातन हवलदार करमदाद से कह दिया था कि वो 2 सादापोश अहलकारों को यूनुस के गांव के दाखिली और खारजी रास्ते पर नज़र रखने की ताकीद के साथ मुतय्यन कर दे। पुलिस के यूनुस के बाप ने उसकी एक तस्वीर मुहैया कर दी थी, जिसे दूसरे रोज़ मैंने एक माहिर फोटोग्राफर को देकर उसके कई प्रिंट अर्जेंट तैयार करवा लिए थे। इस ज़माने में आमतौर पर फ़ोटो ही से फ़ोटो बनाया जाता था।
नेगेटिव संभाल कर रखने का रिवाज नहीं था। यूनुस की निगरानी करने वाले कांस्टेबलों को मैंने इसका एक एक फोटो दे दिया था। इस काम से फारिग होने के बाद मैंने अपने थाने के अमले को भी फोटो फराहम करके ये हिदायत दे दी थी कि वो ऐसी सूरत व शक्ल के शख्स को जहाँ भी देखें फौरन गिरफ्तार करके थाने ले आएं। वैसे मुझे उम्मीद थी कि वो कहीं आसपास मुश्किल ही से पाया जाएगा। हो सकता था उसने राहत के साथ किसी दूसरे शहर में जाकर अपनी दुनिया आबाद कर ली हो। अगले रोज मैंने सजावल की मिन्नत समाजत पर इसे भी छोड़ दिया, ताहम ये ताकीद कर दी कि वो अपने इलाके से बाहर न जाए और अगर मजबूरन ऐसा करना भी पड़े तो पहले थाने में इतला दे। उसने वादा किया। मैंने जाते जाते उसे ये बात बता दी थी कि अभी इसकी ज़ात शक से पाक नहीं हुई थी। उसने जवाबन सिर्फ इतना कहा था, मलिक साहब आपका जैसे जी चाहे तसल्ला कर लें। 1 जुलाई को मुझे इत्तला मिली कि मेरे आदमियों ने इस टांगे वाले का सुराग लगा लिया था जिसने मास्टर यूनुस और एक बुर्कापोश औरत को लारी अड्डे पहुंचाया था। इससे एक बात यह भी साबित हो गई कि राहत यूनुस के साथ ही फरार हुई थी। मैंने इस दौरान में सिकंदर अली से राहत की एक तस्वीर भी हासिल कर ली थी। ये इन दोनों मियाँ बीवी की तस्वीर थी जो उन्होंने शादी के फौरन बाद एक फोटोग्राफर की दुकान से जाकर बनवाई थी। टांगे वाले का नाम मुझे रफ़ीक मालूम हुआ। वो एक सेहतमंद और नौजवान शख्स था। मैं इलियास घुम्मन को साथ लेकर टांगा स्टैंड पहुंच गया। रफ़ीक और फीका वहां मौजूद था और स्टैंड से निकलने वाला था। मुझे देखकर रुक गया। चलें जनाब, आपको भी ले चलता हूँ, उसने अदब से कहा। इत्तेफाक से इस वक्त उसकी टांगे में सिर्फ 2 सवारियां बैठी थीं और दोनों ही मर्दाना थीं। मैंने इनसे कहा कि वो किसी दूसरे टांगे में चले जाएं। फिर एएसआई के साथ उसके टांगे में बैठते हुए रौबदार लहजे में कहा, फीके पहलवान, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करना है। क्या ख्याल है, तुम्हारा टांगा चलता रहेगा इस काम के लिए या थाने चलें? वो ज़रा भी ना घबराया, मुस्कुराकर बोला, जो हुक्म सरकार। वैसे बात क्या है? मैंने जेब से यूनुस की तस्वीर निकालकर इसे दिखाते हुए कहा, मुझे पता चला है कि हफ्ते के दिन तुमने इस शख्स को लारी अड्डे पहुँचाया था। ये फ़ोटो मैं पहले भी देख चुका हूँ थानेदार साहब, उसने तस्वीर पर नज़र पड़ते ही कहा। एक संतरी बादशाह पहले भी मुझसे पूछगछ कर चुके हैं। मैंने पूछा, तुम्हें अच्छी तरह याद है कि तुमने इस शख्स को अपनी टांगे में बिठाया था? आहो जी, मुझे चंगी तरह याद है। इसके साथ एक औरत भी थी। मैंने कहा, तुम इसे जानते हो? वो कुछ सोचकर बोला, जनाब कोई औरत उसके साथ थी तो ज़रूर, मगर वो बुर्का पहने हुए थी। मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था, इसलिए कैसे जान पहचान बता सकता हूँ। मैंने पूछा, तुमने इन्हें कहाँ उतारा था? फीके ने पहले तो अपने टांगे का रूट बताया, फिर बोला, वो दोनों तोड़ तक गए थे, यानी लारी अड्डे गए थे, उसने इस बात में जवाब दिया। मैंने पूछा, तुमने इन्हें कहाँ से बिठाया था? फीके ने मुझे अपना जो रूट बताया था, राहत का महल्ला इसी रूट पर पड़ता था। फीके ने एक महल्ले का नाम लेकर बताया कि वो दोनों वहां से उसकी टांगे में सवार हुए थे। फीके का बताया हुआ महल्ला राहत के महल्ले से 2 स्टॉप आगे था। इसका मतलब था कि वहां तक वो पैदल ही आई होगी और ये बात इन दोनों के दरमियान तय होगी कि वो वहां मिलेंगे। चलो, हमें भी वहीं ले चलो जहां इन दोनों को पहुंचाया था, मैंने अगली सीट पर बैठते हुए फैलकर कहा। लारी अड्डे चलूं जी? एएसआई ने से झड़का। ओए मलिक होरा, कोई फारसी बोल रहे हैं? वहीं चलो जहां इन साकों को उतारा था। कोचवान फीका इसके बाद कुछ नहीं बोला और हमें लारी अड्डे पहुंचा दिया। आजकल की तरह इस ज़माने में बहुत ज़्यादा बसें नहीं होती थी। बाज़ रूटों की तो सिर्फ एक ही बस होती थी जो दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 फेरे ही लगा पाती थी। इसके बावजूद हमें खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ा था। हम एक एक बस के कंडक्टर और ड्राइवर को राहत और मास्टर यूनुस की तस्वीरें दिखाकर पूछते थे कि बकुआ के दिन हफ्ता 26 जून को वो इनकी बस में सवार तो नहीं हुए। आधे घंटे की पूछगछ के बाद हमें कामयाबी हो गई। एक बस के कंडक्टर ने यूनुस की तस्वीर देखकर ख्याल जाहिर किया था कि इसे याद पड़ता है कि वो इसकी बस में बैठा था और इसके साथ कोई बुर्के वाली औरत भी थी। मज़कूरा बस गुजरानवाला बाहिंडू रोड पर चलती थी और ये बहुत अहम इतला थी। फिर तो तुम्हें यह भी याद होगा कि वो दोनों कहाँ उतरे थे? अच्छी तरह याद है जी, कंडक्टर ने बताया।
वो दोनों मोड़ एमनाबाद पर उतर गए थे। मैंने इसे राहत की तस्वीर दिखाते हुए पूछा, यही औरत थी ना इसके साथ? वो थोड़ी देर मुतज़ब्ज़ब रहने के बाद बोला, शायद यही थी। शायद का क्या मतलब? ओ जनाब, दरअसल इस औरत ने बुर्का पहन रखा था, कंडक्टर ने जवाब दिया। वो तो बस इत्तेफाक से मैं इसकी एक झलक देखने में कामयाब हो गया था। मर्द ने एक ठेले वाले से गंडेरियाँ खरीदी थीं। इस दिन बहुत गर्मी थी। जब इसने औरत को गंडेरियों वाली थैली थमाई और ख़ुद मुझे किराया देने लगा, तो मैंने इसी वक्त औरत की झलक देखी थी। जब उसने गंडेरी चूसने के लिए ज़रा सा नकाब उठाया तो मेरी नज़र पड़ गई। हालांकि इस वक्त मैं टिकट काट रहा था। अपनी बात ख़त्म करने के बाद उसने कहा, लेकिन ये कोई जुर्म तो नहीं है जनाब, ऐसा तो हो ही जाता है। वो यही समझ रहा था कि हम इससे महज इसलिए बास-पूस कर रहे हैं कि शायद इसे कोई गलती हो गई थी। इस वक्त दिन का 1:30 बज रहा था। मैंने कंडक्टर से पूछा, तुम्हारी बस कब अड्डे से निकलेगी? अभी तो आए हैं सरकार, अब तो खाना शाना खाकर ही निकलेंगे। इतनी देर में ड्राइवर भी वहां पहुंच गया था। मैंने इन दोनों को हिदायत की कि जब तक मैं ना आऊं वो अड्डे से बस ना निकालें। इसके साथ ही मैंने मुख्तसरन इन्हें बताया कि मैं किसी नहायत ज़रूरी काम से मुझे एमनाबाद जाना है। मुझे कंडक्टर की ज़बान से मालूम हो चुका था कि अगली बस शाम को 5 बजे से पहले नहीं जाएगी। वो अगली बस भी यही थी जो एक फेरा लगाने के बाद दोबारा जाती। मैंने बस का नंबर नोट किया और एएसआई के साथ वापस थाने चला आया। मैं चाहता तो टांगे में भी एमनाबाद जा सकता था, मगर इस तरह पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती। मैं आज ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहता था। वापस थाने आने की वजह भी यही थी कि खाना खाकर ताज़ा दम हो जाऊं। फिर मेरी गैर मौजूदगी में इलियास घुमन का थाने में रहना बहुत ज़रूरी था। मुझे जाने वहाँ कितनी देर लग जाती, कुछ कहा नहीं जा सकता था। जब बस ने मुझे एमनाबाद मोड़ पर उतारा तो दिन के 4 बज रहे थे। हवलदार करमदार भी मेरे साथ ही था। हमने अपनी तफ्तीश का आगाज़ दुकानदारों से पूछगछ करके शुरू किया। सबसे पहले हम साइकिलों वाली एक दुकान पर चले गए। हम दोनों इस वक्त सादा लिबास में थे। दुकान के बाहर एक कतार में कुछ साइकिलें खड़ी थीं। इनके करीब ही एक शख्स एक साइकिल खोले इसकी मरम्मत कर रहा था। कतार में खड़ी साइकिलें गालिबन किराए पर उठाने के लिए थीं। साइकिल मैकेनिक भारी तनोतोष का मालिक था और लकड़ी के पटरे पर खूब फैलकर बैठा हुआ था। मौसम गर्मा होने की वजह से उसने नहायत ही मुख्तसर लिबास पहन रखा था। उसके जिस्म पर एक 4 खाने की धोती और मैली सी बनियान थी। इसकी उम्र लगभग 40 साल होगी। हम इसके करीब पहुंचे तो उसने निगाह उठाकर हमें देखा। साइकिल चाहिए? उसने छूटते ही पूछा। नहीं चाचा, हमें साइकिल नहीं चाहिए, हवलदार ने जवाब दिया, बल्कि तुमसे एक बंदे का पूछना है। बंदा? कौन बंदा? वो अजीब से लहजे में बोला। क्या पूछना है भाई? उसके लहजे से अंदाज़ा होता था कि वह खासा गर्म मिजाज शख्स था। अगर इस वक्त हम सरकारी वर्दी में होते तो इसका रवैया कतई मुख्तलिफ होता। मैंने जेब से मास्टर यूनुस की तस्वीर निकालकर उसके सामने कर दी। इसे पहचानते हो चाचा? उसने तस्वीर की जानिब देखने के बजाय घूर कर मुझे देखा और गुस्से में बोला, ये चाचा चाचा क्या लगा रखी है तुमने? मेरा नाम इब्राहिम है, लोग अबरा कहते हैं। मुझे ताव तो बहुत आया मगर गुस्से को पी गया। फिर मोतदिल लहजे में कहा, अबराज साहब, आपने गुज़िश्ता कुछ दिनों में इस शख्स को कहीं देखा है? अपनी बात ख़त्म करते ही मैंने तस्वीर एक मरतबा फिर उसकी आंखों के सामने लहराई। उसने मेरे हाथ से तस्वीर लेकर बगौर उसका जायज़ा लिया। आदमी तो ये बाहर का लगता है, इस इलाके का रहने वाला तो नहीं है। यहाँ के तो बाल बाल को मैं जानता हूँ। एक लम्हे की तवक्कुफ से उसने दुकान के अंदरूनी हिस्से की जानिब मुँह करके किसी को आवाज़ लगाई। ओए मोछे, ज़रा इधर तो आ। आया उस्ताद? अंदर से एक महीन सी आवाज़ आई। फिर उसके साथ ही एक मोछा यानी कि बोना बरामद हुआ। क्या बात है उस्ताद? मैं समझ गया कि वो उस्ताद अबरा का कोई शागिर्द था जो उसकी दुकान में मैकेनिकी सीख रहा था। उस्ताद ने अपने शागिर्द रशीद को तस्वीर दिखाते हुए पूछा, ये लोग किसी का पता पूछ रहे हैं, ज़रा देख कर तो बता, ये कौन है? मोछे ने पहले तो सर से पांव तक हमारा जायज़ा लिया। फिर काफ़ी देर वो उलट पुलट कर तस्वीर को देखता रहा। इसके बाद नफ़ी में सर हिलाते हुए बारीक आवाज़ में बोला, नहीं उस्ताद, इसको मैंने पहले कभी नहीं देखा। जाएं जी, कहीं और जाकर पता करें, अबरा ने रूखे लहजे में कहा।
हम नहीं जानते इस शख्स को। हम आगे बढ़ गए। करमदाद ने कहा, मलिक साहब, वर्दी के भी अपने ही टोर होते हैं। इस वक्त हम वर्दी में होते तो यही शख्स हमारे आगे पीछे फिर रहा होता। सच कहते हो, मैंने ठंडी सांस भरते हुए कहा। अक्सर लोग तो हमारी वर्दी ही को सलाम करते हैं। इतना बददिमाग शख्स मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है। हवलदार ने साथ चलते हुए तबसरा किया। लिहाज मुरब्बत नाम की तो कोई चीज़ इसके करीब से नहीं गुजरी। अपने भारी जुस्से की वजह से ये मजबूर मालूम होता है। मैंने कहा, इसीलिए तो कहते हैं कि जिस्म पर ज़्यादा चर्बी चढ़ जाए तो अकल भी मोटी हो जाती है, फिर आदमी चिड़चिड़ा और गुस्सावर हो जाता है। 2-4 और दुकानों से पूछगछ करने के बाद हम एक हज्जाम की दुकान में दाखिल हो गए। हज्जाम की दुकान को इलाके की चौपाल की हैसियत हासिल होती है। यहाँ भांत भांत के लोग आते हैं और हर घर के मामलात ज़ेरे बहस रहते हैं। हज्जाम हर मामले में दिलचस्पी भी लेता है और हस्बे तौफीक मुख्तसर या तवील तबसरा भी करता रहता है और अपना काम भी करता जाता है। मुझे उम्मीद थी कि यहाँ कामयाबी के इम्कानात ज़्यादा रोशन थे। इस वक्त दुकान में 3-4 ग्राहक भी थे। हज्जाम एक आदमी का शो बना रहा था, बाकी लकड़ी की बेंच पर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। हम अंदर दाखिल हुए तो हज्जाम हमें भी कोई ग्राहक ही समझा। आओ जी, सत बिस्मिल्लाह, उसने हमें देखते ही अपनी रवायती खुशदिली से कहा। आप बैठें, बस मैं अभी फारिग हुआ। हम बैठने नहीं आए राजा साहब, मैंने खड़े खड़े कहा। राजा, पिंड देहातों में हज्जाम को अमूमन लोग राजा भी कहते हैं। उसके हाथ रुक गए। मेरे गैर मामूली लहजे ने उसे उलझन में मुब्तला कर दिया था। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, फिर दसो जी, मेरे पास क्यों आए हैं? मैंने मास्टर यूनुस की तस्वीर दिखाते हुए कहा, हमें इस बंदे की तलाश है। ये चंद रोज़ पहले यहाँ आया था। यहाँ आया था? वो तस्वीर को देखने के बाद बोला, मेरी दुकान पर तो नहीं आया जनाब। इतनी देर में कुर्सी पर बैठे हुए शख्स ने गर्दन नीची करके तस्वीर पर एक नज़र डाली। मैंने महसूस किया कि तस्वीर देखते ही उसके चेहरे पर शनासाई के तासुरात उभरे थे। वो बोला, तो मेरे अंदाजे की तस्दीक हो गई। शक्ल तो कुछ देखी वाली लगती है। मैंने कहा कि ये बंदा हफ्ते वाले दिन एक बुर्का पोश औरत के साथ इस इलाके में आया था। हमें इससे मिलना है। आपने इसे कहाँ देखा था? उसने मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल कर दिया। आप किस सिलसिले में इस बंदे को ढूंढ रहे हैं? सिलसिला भी बता देंगे, पहले बंदे का सिरा तो हाथ आए। लगता है कि कोई गड़बड़ वाला मामला है, इस शख्स ने तस्वीर को अपने हाथ में लेते हुए कहा। हाँ, याद आया, ये तो मुश्ताक बाजवा का परोना है। मुश्ताक बाजवा का घर किस तरफ है? मैंने तस्वीर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए पूछा। उसने तस्वीर मुझे दे दी, फिर बोला, बादशाह हो, बड़े औखे बोल रहे हो, ज़रा अपना तारुफ शारुफ तक कराओ पहले। मेरा नाम मलिक सफदर हयात है, मैंने बताया। मैं एक थाने का इंचार्ज हूँ और इस बंदे की तलाश में यहाँ आया हूँ। वो आंखें फैलाकर बोला, कोई वारदात शारदात का चक्कर लगता है। कुछ ऐसी ही बात है। मुश्ताक बाजवा का घर तंदूर वाली गली में है, उसने बताया। आप किसी से भी पूछ रहे हैं? अब मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने रास्ते में आते हुए तंदूर देखा था। हम दुकान से निकलने लगे तो हज्जाम ने कहा, थानेदार साहब, ऐसे तो न जाएं, कोई लस्सी पानी पीते जाएं। आप पहली बार मेरी दुकान पर आए हैं। मैंने कहा, दुआ करो ये आखिरी बार भी हो। ठहरे जी, मैं आपके साथ चलता हूँ। अपनी बारी के इंतज़ार में बैठे हुए एक शख्स ने उठते हुए कहा, मैं आपको खुद मुश्ताक के घर पहुँचा देता, मगर आप देख रहे हैं कि मेरा पूरा चेहरा साबुन से भरा हुआ है। हज्जाम की कुर्सी पर बैठे हुए शख्स ने लजाजत से कहा, गुस्ताखी माफ़ सरकार। जो शख्स हज्जाम की दुकान से उठकर हमारे साथ आया था, वो मुश्ताक बाजवा के दरवाजे तक हमारी रहनुमाई करके वापस चला गया। मुश्ताक बाजवा का घर खासा बड़ा था। आप इसे एक छोटी मोटी हवेली समझ लें। मेरे दस्तक के जवाब में एक खूबसूरत औरत ने दरवाज़ा खोला। इसकी उम्र 25-26 साल से ज़्यादा नहीं थी। उसने एक चुस्त भड़कीला लिबास पहन रखा था। घने सियाह बाल सलीके से गुंदे हुए थे। आंखों में काजल की धार और होंठों पर मिस्सी की तह जमी हुई थी। वो खूबसूरत नैन नक्श और सुर्ख सफ़ेद रंगत वाली एक पुरकशिश औरत थी। अपने सामने अजनबी लोगों को देखकर उसने दरवाज़ा अधूरा बंद कर दिया और एक पटकी ओट लेकर खड़ी हो गई। फिर पूछा, आपको किससे मिलना है? मुश्ताक बाजवा घर में है? मैंने पूछा। मैंने दानिस्ता मास्टर यूनुस और राहत का जिक्र नहीं किया था।
इस औरत ने पट की ओर से जवाब दिया, वो तो जी शाम को आएंगे। कहाँ गए हैं? वो किसी ज़रूरी काम से शेखुपुरा गए हैं, उसने बताया। पर आप कौन हैं? मैंने इसकी बात का जवाब देने के बजाय हवलदार की तरफ देखा। कोई ज़रूरी पैगाम हो तो मुझे दे दें। दरवाजे के पीछे से आवाज़ आई, मैं मुश्ताक की बीवी हूँ। हम बहुत पेंडा करके यहाँ आए हैं और मुश्ताक से मिले बगैर वापस भी नहीं जा सकते। मैंने अपने लहजे में मसनूई मायूसी भरते हुए कहा। मैंने इससे पहले आपको कभी नहीं देखा। वो औरत बोली, आपका नाम क्या है? मैंने सवालिया नज़रों से हवलदार करमदाद की तरफ देखा। उसने एक आंख दबाकर मुझे इशारा दिया। मैंने तुक्का चलाया। मेरा नाम हयात है और मेरे साथ चौधरी खुदा बख्श हैं। हवलदार चेहरे मोहरे और मूँछों से कोई चौधरी ही दिखाई देता था। अगर मेरी ये चाल नाकाम हो जाती तो फिर मजबूरन मुझे दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ता। ओह, चौधरी खुदा बख्श कामुकी वाले? मेरा तुक्का भी निशाने पर लगा था। मैंने जल्दी से कहा, जी हाँ, हम कामुकी ही से आए हैं। मैं आपके लिए बैठक खुलवाती हूँ। इस औरत का लहजा एकदम बदल गया। मुश्ताक आपका बहुत जिक्र करते रहते हैं। यह एक इत्तेफाक ही था। तकदीर मेरे हक में मेहरबान थी। हमें बआसानी घर में दाखिल होने का मौका मिल गया था। थोड़ी देर के बाद हम मुश्ताक बाजवा की बैठक में बैठे ठंडी लस्सी पी रहे थे। मैं जानता था कि मुश्ताक घर लौटेगा तो फिर हमारा ये भेद खुल जाएगा, मगर इसकी मुझे ज़र्रा बराबर भी परवाह नहीं थी। मुश्ताक की बीवी ने अपना नाम जमीला बताया था। कुछ देर बाद वो भी हमारे साथ आकर बैठ गई। मैंने निगाहों में हवलदार को मखसूस इशारा किया। वो मेरी बात समझ गया और फिर बोला, मोहम्मद हयात, मैं ज़रा मुँह हाथ धो लूँ। आएँ चौधरी साहब, मैं आपको खुरा दिखा दूँ। जमीला जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। दरअसल मैं ये चाहता था कि ज़रा घूमकर घर का मुआयना करे और मैं जमीला को बातों में लगाकर कुछ मालूम करने की कोशिश करूं। चौधरी खुदा बख्श यानी हवलदार करमदाद को खुरे में छोड़कर जमीला फिर बैठक में आ गई। मैंने पूछा, इतने बड़े घर में खामोशी छाई हुई है, क्या आपके सिवा इस घर में और कोई नहीं रहता? शाम तक रौनक लग जाएगी। क्या कोई मेहमान आने वाले हैं? वो मुस्कुराकर बोली, आप यही समझ लें। वैसे मेहमान आ चुके हैं और आने वाले भी हैं। मैं आपकी बात नहीं समझा। वो जी चौधरी साहब भी तो हमारे मेहमान ही हैं ना, उसने समझाने वाले अंदाज में कहा। वो तो है, मैंने कहा, पर और कौन मेहमान आने वाले हैं? दरअसल बात यह है जी कि कुछ दिनों से मुश्ताक के एक पुराने दोस्त अपनी बीवी के साथ हमारे घर ठहरे हुए हैं, उसने बताया। वही आने वाले हैं। आप बहुत मुश्किल बातें करती हैं, मैंने दानिस्ता अपने चेहरे पर परेशानी सजाते हुए कहा। वो खट से बोली, मुश्ताक भी यही कहता है कि मैं बात को पेचीदा बना देती हूँ। ठीक ही तो कहता है, मैंने मुस्कुराहट आमेज लहजे में कहा। अब यही देखें, एक तरफ तो आपने बताया है कि मुश्ताक का एक दोस्त अपनी बीवी के साथ ठहरा हुआ है और दूसरी तरफ कहती हैं कि वही आने वाले हैं। है ना उलझी हुई बात? आप मेरी बात को ठीक तरह से समझे नहीं हैं, जमीला ने मासूमियत से कहा। दरअसल वो मेहमान आज सुबह मुश्ताक के साथ ही शेखुपुरा गए हैं और इसके साथ ही शाम को वापस आएंगे। मैंने इत्मीनान की सांस ली, वरना तो मुझे लग रहा था कि हमें यहाँ पहुँचने में ताख़ीर हो चुकी है और मास्टर यूनुस कहीं और कूच कर गया है। घर में छाई खामोशी तो इसी बात का ऐलान कर रही थी। इसी वक्त हवलदार भी बैठक में आ गया। इसके चेहरे को देखते ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि उसका दौरा नाकाम रहा था। अच्छा जी, आप लोग बातें करें, मैं ज़रा रात की हांडी रोटी का इंतज़ाम करूं, जमीला ने उठते हुए कहा। बस थोड़ी देर में वो लोग भी आने वाले हैं। वो घर के अंदरूनी हिस्से में चली गई तो हवलदार करमदाद ने मायूस लहजे में कहा, मलिक साहब, लगता है कि हम बहुत लेट पहुँचे हैं। क्यों? वो बोला, पूरा घर भाएं भाएं कर रहा है। वो हंसों का जोड़ा गायब है। मैंने जमीला से हासिल शुदा मालूमात हवलदार के गोशगुजार की तो उसका चेहरा खुशी से तिमतिमा उठा। वो अपने थैले को थपथपाकर बोला, आज इस बच्चों की खैर नहीं है, बहुत दौड़ाया है इसने हमें। एक बार काबू में आ जाए फिर छकाऊंगा इसको मसा। करमदाद जिस थैले को थपथपा रहा था, इसमें हथकड़ियाँ थीं। हम पूरे इंतजामात के साथ थाने से निकले थे। मुझे कभी उम्मीद थी कि हम मुजरिम को गिरफ्तार करके ही लौटेंगे। अब हमारी फतह में थोड़ी ही देर बाकी थी। जब तक मुश्ताक बाजवा शेखुपुरा से वापस ना आ जाता, उस वक्त तक हम कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय इंतज़ार के। सो हम कर रहे थे। जमीला के रवैये को देखकर मैंने महसूस किया
کہ ان کے گھر میں اکثر مشتاق کے دوست آتے رہتے ہوں گے اور جمیلہ بھی ان سے پردہ وغیرہ نہیں کرتی ہوگی۔ جبھی تو اس نے یہ سنتے ہی کہ کاموں کی سے چودھری خدا بخش آئے ہیں، فوراً ہمیں گھر کے اندر بلا لیا تھا۔ اگرچہ وہ چودھری خدا بخش کو صورت سے نہیں پہچانتی تھی، مگر اس کی زبانی معلوم ہوا تھا وہ غائبانہ طور پر چودھری سے متعارف تھی۔ میں تو اس اتفاق کو اپنی خوش قسمتی کے سوا اور کچھ نہیں سمجھ رہا تھا۔ مشتاق باجوہ نے آتے ہی ہنگامہ شروع کر دیا۔ جب اس کی بیوی جمیلہ نے بتایا کہ ہم نے اپنا تعارف چودھری خدا بخش اور محمد حیات کے طور پر کر لیا تھا تو وہ چراغپا ہو گیا اور ہمیں خطرناک نتائج کی دھمکیاں دینے لگا۔ خیر اس بات کے لیے تو وہ حق بجانب تھا، مگر وہ یہ بات ماننے کو بھی تیار نہیں تھا کہ اس کا دوست ماسٹر یونس راحت کو بھگا کر لے آیا تھا۔ وہ اس بات پر اصرار کر رہا تھا کہ وہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ جب میں نے اسے ساری صورتحال بتائی تو وہ ٹھنڈا ہو کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ ہم اسی وقت ماسٹر یونس اور راحت کو گرفتار کر کے تھانے لے آئے۔ انہوں نے گرفتاری دینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی تھی۔ مجھے اس بات پر حیرت ہوئی تھی، ورنہ فطری رد عمل کے طور پر انہیں پریشان تو ہونا ہی چاہیے تھا، مگر لگتا تھا کہ انہیں اپنے کیے پر ذرا بھی شرمندگی نہیں تھی۔ سکندر علی کو پتہ چلا کہ اس کی بیوی بازیاب ہو گئی ہے تو وہ دوسرے روز تھانے چلا آیا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ کوئی صلح صفائی کی بات کرے گا۔ اس نے آتے ہی مجھ سے دریافت کیا کہ راحت کہاں ہے۔ میں اسے اپنے ساتھ حوالات تک لے گیا۔ ہم نے گزشتہ رات دونوں بھگوڑوں کو علیحدہ علیحدہ حوالات میں بند کیا تھا۔ سکندر علی نے نفرت سے راحت کی طرف دیکھا، پھر گرجنے برسنے کے بجائے ایک ہی لفظ 3 بار دہرایا۔ اس نے اپنی بے وفا بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ اس کے بعد وہ وہاں 1 منٹ بھی نہیں رکا۔ ماسٹر یونس نے نہایت شرافت سے اپنا ایک ایک جرم قبول کر لیا تھا۔ اس کے برعکس راحت نے بڑا کھلا ڈلا بیان دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ماسٹر اسے شروع ہی سے بہت اچھا لگا تھا، مگر اس کے دل میں کوئی غلط خیال نہیں آیا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ اچھا لگنا بڑھتا گیا۔ پھر ماسٹر یونس کی موجودگی میں اسے عجیب سا سرور محسوس ہونے لگا۔ وہ اس کے دل میں اترتا چلا گیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک شادی شدہ عورت ہے، مگر اس کا خامند اس کے سر پر نہیں تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں یونس کی باتیں اس پر گہرا تاثر چھوڑنے لگیں۔ ان دونوں میں جو بھی بات چیت ہوتی تھی وہ فضل بیوی کی موجودگی میں ہی ہوتی تھی۔ آتش عشق دونوں طرف برابر لگی ہوئی تھی۔ پھر وہ چھپ چھپ کر ملنے لگے۔ لمبی لمبی تنہا راتوں کو جب وہ بستر پر کروٹیں بدلتی رہتی تو اس کا جی چاہتا کہ یونس اس کے پاس ہر وقت بیٹھا رہے۔ پہلے یوں ملتے ہوئے انہیں ڈر محسوس ہوتا تھا، پھر یہ ڈر جھجک میں بدل گئی اور پھر کچھ دنوں کے بعد یہ جھجک بھی دور ہو گئی۔ خوف جاتا رہا تو شرم بھی رخصت ہو گئی۔ اس نے یعنی کہ راحت نے قرآن کی قسم کھا کر مجھے یقین دلایا کہ وہ کبھی حد سے نہیں گزرے تھے۔ ان کے درمیان بس پیار محبت کی باتیں ہی ہوتی تھیں، اور یہ کہ ابھی تک ان کے درمیان کوئی ایسا ویسا تعلق قائم نہیں ہوا تھا۔ راحت نے بتایا کہ ہم ابھی 1-2 روز میں ہی نکاح کرنے والے تھے۔ مجھے اس کی بے وقوفی پر ہنسی آ گئی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تم اپنے شوہر کی موجودگی میں دوسرا نکاح کس طرح کر سکتی تھیں؟ پھر میں نے اس بارے میں سے تفصیلاً بتایا تو وہ معصومیت سے بولی، مجھے یہ بات پتہ نہیں تھی تھانے دار صاحب۔ خیر اب تم آزاد ہو گئی ہو، سکندر علی نے تمہیں طلاق دے دی ہے، اب تم اپنی مرضی سے کسی سے بھی شادی کر سکتی ہو، مگر عدت کی مدت گزارنے کے بعد۔ اب ہمیں چھوڑ دیں گے نا؟ میں تم دونوں کو عدالت میں چھوڑ آؤں گا۔ وہ بولی، میں نے سنا ہے کہ عدالت سے لوگ سیدھا جیل جاتے ہیں، کچھ لوگ باعزت گھر میں بھی آ جاتے ہیں۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، مگر وہ بے گناہ ہوتے ہیں۔ ہم بھی تو بے گناہ ہیں تھانے دار صاحب، اس نے کہا۔ محبت کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہے، عدالت ہمیں بھی چھوڑ دے۔ میں نے ڈانٹ کر کہا، محبت کرنا تو واقعی کوئی گناہ نہیں ہے، مگر اپنے شوہر سے بے وفائی کرنا، غیر محرم کے ساتھ گھر سے فرار ہونا اور مردوں کو قبر سے نکال کر نذر آتش کرنا اور قانون کی آنکھوں میں دھول جھونکنا جرم ہے بی بی۔ تم دونوں سزا سے نہیں بچ پاؤ گے۔ میں اس کو ہکا بکا چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ دونوں نے اقبالی بیان دے کر میرا کام آسان کر دیا، ورنہ مجھے کچھ سخت طریقے آزمانا پڑتے۔ مجرم تو وہ تھے ہی، مگر ہمیں مجرم کو مجرم ثابت کرنے کے لیے اقبال بھی کروانا پڑتا ہے۔ دوسرے روز میں نے ان کا چالان تیار کر کے دونوں کو عدالت میں پیش کر دیا۔
दूसरी पेशी पर अदालत ने इन्हें सजा सुना दी। मास्टर यूनुस को 2 साल कैद बामशक्कत और राहत को 2 साल कैद महज की सजा हुई थी। दोनों अपनी सजा की मुद्दत पूरी करने के बाद एक साथ रिहा हुए और चंद दिन बाद उन्होंने बाकायदा निकाह कर लिया। मैं जब तक इस थाने में रहा दोनों को खुशो खर्म पाया, क्योंकि शादी के बाद उन्होंने एक करीबी महल ही में रिहाइश इख्तियार कर ली थी। अब खुदा जाने कहाँ होंगे। शायद ऐसे ही लोगों के लिए कहा जाता है कि वो एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं।